हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेब। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे एंजाइम्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो एंजाइम्स किसको बोलते हैं? जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक, एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम कि ऑल एंजाइम्स क्या होते हैं भाई? सब के सब एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो ऑल एंजाइम्स क्या होते हैं? सब के सब एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। सो ऑल एंजाइम, ठीक है, आर प्रोटीन्स। सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं भाई? सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं सबको बोलते हैं क्या? प्रोटीन होता है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एक्सेप्ट क्या भाई? एक्सेप्ट एक्सेप्शन किसका है? जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन है, देखो कि सब के सब एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? न्यूक्लिक एसिड, जो किसकी तरह एक्ट करता है? वो एक्ट करता है एज कैटलिस्ट। नाम क्या है उसका? राइबोसोम। ठीक है, सो देखो, एक्सेप्ट न्यूक्लिक एसिड जो किसकी तरह एक्ट करता है भाई? जो एक्ट करता है एज राइबोसोम। ठीक है, एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, जिसका नाम क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम। ठीक है, तो आपको मतलब एक आइडिया लग गया कि आखिर में एंजाइम्स किसको बोलते हैं? प्रोटीन को। ठीक है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं सबको सब एंजाइम्स क्या होते हैं? सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन है जिसको लिखा है आपके एनसीईआरटी ने, ऑलमोस्ट। ठीक, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या होता है? सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। एक्सेप्शन है जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, जैसे, ठीक है, एक्सेप्शन क्या? न्यूक्लिक एसिड। एग्जांपल है उसका राइबोसोम। ठीक है, जो एक कैटलिस्ट की तरह ऐड करता है। जो किसकी तरह ऐड करता है? जो कैटलिस्ट की तरह ऐड करता है। ठीक है, जैसे कि जब हम लोग ने प्रोटीन पढ़ा था, तो प्रोटीन में हम लोग ने प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, पढ़े थे। ठीक है, वैसे एंजाइम्स में भी क्या होता है? इसमें भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर है? क्योंकि एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है, तो इसका भी क्या होगा? एंजाइम्स का भी प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जैसे कि देखो, इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर, एंजाइम्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं कैसे? इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं एस लाइन डायग्राम से। ठीक है, इसको शो करते हैं कैसे? शो करते हैं इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर को शो करते हैं एस लाइन डायग्राम से। ठीक, तो क्या हो गया आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर? तो एंजाइम का क्या है? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग किससे शो किए हैं भाई? इसको शो किए हैं लाइन डायग्राम से। ठीक है, तो देखो इसके, ठीक है, एंजाइम के प्राइमरी स्ट्रक्चर को शो किए हैं, किससे शो किए हैं? इसको लाइन डायग्राम से इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर को शो किया। ठीक है, वैसे ही सेम सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? ठीक है, फिर क्या होगा? देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्डिंग होंगे। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा? फर्दर फोल्डिंग होगा और फॉर्म करेंगे क्या? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या होगा? देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर फर्दर, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर का फर्दर फोल्डिंग होगा और फॉर्म होगा, जिसको बोलते हैं इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के फोल्डिंग को बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके फोल्डिंग को बोलते हैं क्या? प्राइमरी स्ट्रक्चर के सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे, देखो, टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फिर से जो, ठीक है, फिर से क्या होगा? देखो, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिर से क्या होगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फोल्डिंग होगा और फॉर्म होगा, जिसको बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फिर क्या होगा? अब देखो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फोल्डिंग और क्या फॉर्म होगा? टर्सरी स्ट्रक्चर। अब क्या होगा? जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक, उसका फर्दर फिर से फोल्डिंग होगा। फिर क्या होगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फर्दर फोल्डिंग होगा और फॉर्म होगा टर्सरी स्ट्रक्चर। सो देखो, अब क्या होगा? इसका फोल्डिंग होगा, ठीक है, फिर से, और क्या फॉर्म होगा? अब फॉर्म होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक क्या होगा? देखो, फिर से मतलब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, ठीक, वो फोल्ड किया और फॉर्म किया, जिसको बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक, एक कौन सा स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर को बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फोल्डिंग को बोलते हैं भाई क्या? इसको, उसके फोल्डिंग को बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फर्दर फोल्डिंग को बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर। और इसमें आपको देखो, ठीक है, आपको एक पॉइंट मतलब नोट करना है कि जो इसका टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है, जो क्या है इसका, जो इसका टर्सरी स्ट्रक्चर, उसमें आपको क्या दिखेगा? देखो, इसमें आपको क्या दिखेंगे? ये क्या, इसको बोलेंगे क्या? ये है आपका क्रिवाइसिस, या बोलते हैं इसको पॉकेट। ये क्या बना है इसमें? देखो, इसको बोलते हैं क्रिवाइसिस या बोलते हैं इसको पॉकेट। इसमें बहुत सारे क्या दिखेंगे आपको? टर्सरी स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखेंगे? टर्सरी स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारे मतलब मिनी पॉकेट दिखेंगे, या इसको बोलते हैं क्रिवाइसिस। क्या बोलते हैं उसको? उस मिनी क्रिवाइसिस, या बोलते हैं उसको पॉकेट। ठीक है, तो आपको जो देखो,
टर्सरी स्ट्रक्चर में आपको क्या दिया गया है इसका, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फर्दर फोल्डिंग के स्ट्रक्चर बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर, और इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें आपको दिख रहा है जिसको बोलते हैं इसको क्रीवाइसिस या पॉकेट। इसका बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं क्रीवाइसिस, ये इसको बोलते हैं पॉकेट, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो क्रीवाइसिस, या क्या बोल सकते हो, इसको आप पॉकेट बोल सकते हो। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग पॉकेट। तो हमको मतलब जो टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक, इसके टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या दिखता है, इसमें होता है बहुत सारे क्या क्रीवाइसिस और पॉकेट, ठीक। इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्रीवाइसिस होते हैं और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं किसके, एंजाइम के टर्सरी स्ट्रक्चर में। किसमें, एंजाइम के टर्सरी स्ट्रक्चर में आपको पॉकेट या बोल सकते हो इसको क्रीवाइसिस दिखते हैं, ठीक। अब देखो कोई भी, ठीक है, कोई भी एक क्रीवाइसिस, कोई भी एक पॉकेट है, कोई भी एक क्रीवाइसिस में क्या होता है, इसमें एक्टिव सेट होता है। इसमें क्या होता है, समझो बात को, कि कोई भी क्रीवाइसिस बोल सकते हो या आप बोल सकते हो इसको पॉकेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ठो क्रीवाइसिस में एक्टिव सेट होता है। क्या होता है इसमें होता है मतलब एक, इसमें क्या होता है, एक्टिव सेट। एक्टिव सेट का मतलब क्या है, एक्टिव सेट में क्या होता है समझना आप, ठीक है। तो एक्टिव सेट का मतलब ये है कि देखो कि एक्टिव सेट में क्या होगा, यहाँ पर सबस्ट्रेट आएगा और बाइंडिंग करेगा। यहाँ पर क्या होता है, एक्टिव सेट में सबस्ट्रेट बाइंडिंग करता है, बाइंड करता है इसे, ठीक है। सो एंजाइम के, ठीक, एंजाइम के एक्टिव सेट में क्या होता है, एंजाइम के एक्टिव सेट में सबस्ट्रेट आता है और बाइंड करता है। बात समझे कि एंजाइम के एक्टिव सेट में सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। तो इसमें क्या होगा, देखो एक्टिव सेट में इसमें सबस्ट्रेट, इसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड टू इट। इसमें क्या होगा भाई, एक्टिव सेट में कौन बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट इसमें आके बाइंड करेगा, ठीक है। तो इसके एंजाइम के एक्टिव सेट में सबस्ट्रेट आता है और बाइंड करता है। एंजाइम के एक्टिव सेट में सबस्ट्रेट आता है और क्या करता है, वहाँ बाइंड करता है, ठीक है। सो एंजाइम के, समझो कि इसी एंजाइम के एक्टिव सेट में सबस्ट्रेट आता है, ठीक, और क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट बाइंड टू इट। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबस्ट्रेट बाइंड करता है इससे, ठीक है। एक्टिव सेट में क्या होता है, एक्टिव सेट में सबस्ट्रेट, ठीक, एक्टिव सेट में सबस्ट्रेट इससे बाइंड करता है। बात समझे कि जो एक्टिव सेट में क्या होता है, यहाँ सबस्ट्रेट आता है और यहाँ पर उसका बाइंडिंग होता है, ठीक, एंजाइम में, ठीक है। तो ये था आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर एंजाइम का, जो सिंपल लाइन डायग्राम से सके हो आप, ठीक है। और ये आपका है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कैसा है भैया, आपका है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। एक एंजाइम का क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर, जिसमें आपको बहुत सारे दिखेंगे क्रीवाइसिस या पॉकेट, ठीक है। और एक तो क्रीवाइसिस में क्या होंगे, एक तो क्रीवाइसिस में आपको क्या मिलेगा, उसमें एक्टिव सेट। एक्टिव सेट क्या है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एंजाइम आके बाइंड कर, जिसमें सबस्ट्रेट, जिसमें क्या होता है, जिसमें सबस्ट्रेट आके इसमें बाइंड करता है, ठीक है। एक्टिव सेट में क्या होता है, जिसमें सबस्ट्रेट आके वहां पर बाइंड करता है। बात समझे। तो एक्टिव सेट में क्या होता है, यहाँ पर सबस्ट्रेट आके, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबस्ट्रेट आता है और यहाँ बाइंड करता है। क्लियर। ये था आपका स्ट्रक्चर एंजाइम्स का, क्लियर हो गया आपको। अब बात करेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे, इसको नोट कर लो फटक से। तो आपको मैं समझाऊंगा, देखो कि आपने समझ लिया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है एंजाइम का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर में समझ लिया, उसमें क्रीवाइसिस होते हैं, पॉकेट होते हैं, ठीक है। और पॉकेट में क्या होता है, एक ठो मतलब क्रीवाइसिस में, एक क्रीवाइसिस में एक्टिव सेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। बात समझे कि एक क्रीवाइसिस में क्या होता है, एक क्रीवाइसिस में एक्टिव सेट प्रेजेंट होता है। ये आप इतना मतलब इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो नेक्स्ट, ठीक है। तो आप क्या बात करेंगे कि जो आपने मतलब आपको पता है जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, जो क्या होते हैं, जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। सो देखो जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, समझना आपको। जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, मतलब एंजाइम कैटलिस्ट डिफरेंट होते हैं किससे, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, ठीक है। तो आपके स्टार्टिंग में लिखा है कि जो एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ठीक है। तो एंजाइम कैटलिस्ट किससे डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट फ्रॉम, देखो ये होते हैं डिफरेंट, किससे होते हैं आप समझो कि आखिर में एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं डिफरेंट, ठीक है। सो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं डिफरेंट, किससे होते हैं, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ठीक है। तो एंजाइम कैटलिस्ट डिफरेंट होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ठीक है। तो एंजाइम कैटलिस्ट कैसे होता है, ये होते हैं डिफरेंट, किससे होते हैं, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से। बात समझे।
तो एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं किससे, एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं डिफरेंट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से, ठीक है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। किस बेसिस पर होते हैं मैं आपको समझाऊंगा। सो देखो, जो एंजाइम कैटलिस्ट होता है, ठीक है, और नॉर्मल, आप बोल सकते हो एंजाइम कैटलिस्ट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में काम करता है, ठीक है। पार्टिकुलर मतलब क्या करता है, पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या करता है, ये जो एंजाइम कैटलिस्ट है वो अपना काम करता है, अपना वर्क करता है। क्लियर है, समझ गए बात को। और जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, आप समझो कि जो क्या जो है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कब काम करता है, जब हाई प्रेशर, ठीक है, जब क्या होता है, जब हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर होगा तभी क्या होता है, तभी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट काम करता है। बात समझे, जब क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा, ठीक है, जब क्या रहेगा, जब समझो कि जब एक काम कब करेगा, देखो ये काम कब करेगा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, जब हाई प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा या हाई प्रेशर होगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में काम करता है। बात समझे कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में क्या करता है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट काम करता है, ठीक। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कब काम करता है, जब हाई टेम्परेचर रहेगा और जब हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है, तभी क्या होता है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट काम करता है। और जो एंजाइम कैटलिस्ट है क्या करता है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल प्रेशर में काम करता है, ठीक है। एक कब काम करता है भाई, नॉर्मल प्रेशर में काम करे, वर्क करेगा अपना नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक। सो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या करता है, एंजाइम कैटलिस्ट अपना काम करता है। उसीलिए मतलब डिफरेंट होता है किससे, एंजाइम कैटलिस्ट उसीलिए डिफरेंट होता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। बात समझे, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो कब काम करेगा, जब हाई टेम्परेचर रहेगा और हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट काम करता है। और एंजाइम कैटलिस्ट कब काम करेगा, जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा और नॉर्मल प्रेशर होगा। बात समझे, जब क्या होगा, जब नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर होगा तभी जो एंजाइम कैटलिस्ट वो काम करेगा। नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर में एंजाइम कैटलिस्ट अपना वर्क करता है, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंस, ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर, आप समझो बात को, अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा तो एंजाइम, ठीक है, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डी नेचर हो जाएगा। एंजाइम क्या हो जाएगा, एंजाइम डी नेचर हो जाएगा। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में एंजाइम क्या हो जाता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में एंजाइम डी नेचर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो अगर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है, तो एंजाइम डी नेचर हो जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम, ठीक है, अगर हाई प्रेशर है हाई टेम्परेचर है तो एंजाइम क्या हो जाएगा, एंजाइम इससे डी नेचर हो जाएगा, ठीक है, डी नेचर हो जाएगा। बात समझे, अगर हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है तो एंजाइम क्या हो जाएगा भाई, एंजाइम का डी नेचुरेशन हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा, ठीक। एंजाइम क्या हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा। तो ये था आपका एंजाइम कैटलिस्ट। और ठीक है, एंजाइम कैटलिस्ट किससे डिफरेंट होता है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। बात समझे कि किस बेसिस पर बोलते हैं एंजाइम कैटलिस्ट डिफरेंट होता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ठीक है। अब मैं आपको एक पॉइंट लिख रहा हूं, देखो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो एंजाइम है, ठीक, एंजाइम अपना काम, ठीक, एंजाइम कब वर्क करता है, एंजाइम वर्क करता है इन पार्टिकुलर, ठीक है, एंजाइम फंक्शन करता है प्रॉपर इन पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एंजाइम कब फंक्शन करता है, एंजाइम पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में ही क्या करता है, पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में अपना वर्क इफिशिएंटली करता है, ठीक है। तो एंजाइम अपना वर्क कब करता है, जब क्या होगा, पार्टिकुलर, ठीक है, जब पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में, पार्टिकुलर टेम्परेचर होगा और पार्टिकुलर प्रेशर होगा तभी अपना एंजाइम जो अपना वर्क है ये इफिशिएंटली करता है, ठीक, स्मूथली करता है। बात समझे, तो एंजाइम समझे बात को, तो एंजाइम क्या करता है भाई, एंजाइम अपना वर्क को कब करेगा, देखो एंजाइम फंक्शन इन, एंजाइम कब फंक्शन करता है इसको देखो, ठीक है। तो एंजाइम फंक्शन इन पार्टिकुलर, आप बात को समझो, एंजाइम फंक्शन इन पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो एंजाइम कब फंक्शन करता है, मैं आपको समझाया हूं अभी कि एंजाइम फंक्शन करता है इन पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो एंजाइम फंक्शन इन पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक। तो एंजाइम पार्टिकुलर टेम्परेचर में और पार्टिकुलर प्रेशर में क्या करता है, एंजाइम वर्क करता है इफिशिएंटली। सो एंजाइम फंक्शन इन पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो एंजाइम फंक्शन करता है पार्टिकुलर टेम्परेचर में और पार्टिकुलर प्रेशर में। बात समझे आपको,
कि एंजाइम का फंक्शन करता है, एंजाइम फंक्शन करता है पर्टिकुलर टेम्परेचर में और पर्टिकुलर प्रेशर में क्या करता है, जो एंजाइम ये फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि आखिर में एंजाइम क्या होता है, एंजाइम कैसे काम करता है, कब काम करेगा, कैसे अपना वर्क, ठीक है, कैसे एफिशिएंट होगा, इसका वर्क होता है प्रॉपर। ठीक है, एंजाइम डी नेचर कब होता है, कब होता है, जब हाई प्रेशर, ठीक है, जब हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा। जब क्या रहेगा, जब हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, एंजाइम डी नेचर हो जाएगा, एंजाइम डी नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक, समझ गए आप। अब बात करेंगे चलो केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट देखते हैं चलो केमिकल रिएक्शन। आखिर में केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, तो इसको नोट कर लो, फिर बात करेंगे आप केमिकल रिएक्शन। सो चलो अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो आखिर में केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। सो देखो जो क्या होता है, जो होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो अब बात करेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन RXN, रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म में RXN। ठीक है, इसको आप कॉपी में पूरा नाम लिख लेना। ठीक है, आप तो केमिकल रिएक्शन हम लोग सबसे पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शन में केमिकल कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग केमिकल कंपाउंड के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल कंपाउंड। तो केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे केमिकल कंपाउंड। तो आप समझो कि जो क्या होता है, जो होता है केमिकल कंपाउंड। ठीक है, केमिकल कंपाउंड में क्या होता है समझना। ठीक है, तो केमिकल कंपाउंड में क्या होता है, इसमें 2 टाइप के चेंज होते हैं। इसमें क्या होता है, केमिकल कंपाउंड में 2 टाइप के चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ठीक, तो केमिकल कंपाउंड में क्या होता है, केमिकल कंपाउंड में 2 टाइप के चेंज होते हैं। एक चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज और दूसरे चेंज को बोलते हैं क्या, केमिकल चेंज। ठीक है, सो देखो इसमें क्या होगा, आपको 2 टाइप के चेंज दिखेंगे। एक को बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक, एक होता है जिसका नाम क्या है फिजिकल चेंज और दूसरे को बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक, एक है फिजिकल चेंज और दूसरे को बोलते हैं केमिकल चेंज। तो दूसरे का नाम क्या है, केमिकल चेंज। तो इसमें क्या होता है, देखो केमिकल कंपाउंड में 2 टाइप के चेंज होते हैं। ठीक है, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है जिसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के चेंज होंगे, एक होगा फिजिकल चेंज और दूसरा होगा केमिकल चेंज। क्लियर। अब देखो फिजिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, आपको समझना है कि आखिर में फिजिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो फिजिकल चेंज में इसमें अपना शेप को, ठीक, अपना जो शेप चेंज होता है, इसमें क्या होता है, इसमें शेप चेंज, इसमें फिजिकल चेंज में इसमें शेप चेंज होता है बिना बॉन्ड को ब्रेक किए हुए। ठीक है, फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में इसमें शेप का चेंज होता है विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, बिना बॉन्ड को ब्रेक किए हुए, ठीक है, करते हुए अपना शेप चेंज करता है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, शेप चेंजेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, शेप चेंज होता है विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। ठीक, इसमें क्या होता है, शेप चेंज विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड। ठीक है, बिना विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड मतलब बिना बॉन्ड को तोड़े हुए अपना फिजिकल चेंज होता है, इसी को बोलते, ठीक है, बिना बॉन्ड को तोड़े हुए अपना शेप को चेंज कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्लियर है। सो चेंज, ठीक है, शेप चेंज विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, इसमें क्या होता है, शेप चेंज करता है विदाउट ब्रेकिंग, बिना बॉन्ड को तोड़े हुए क्या होता है, इसमें शेप चेंज होता है। ठीक है, तो शेप चेंज विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। अब बात करेंगे केमिकल चेंज। ठीक है, इसमें बॉन्ड और ब्रोकन, इसमें क्या होता है, बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, और न्यू बॉन्ड बनते हैं। केमिकल चेंज में क्या होता है, इसमें जो बॉन्ड है टूटते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड आर ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड। बॉन्ड्स, ठीक, इसमें जो बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, इसमें बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो केमिकल चेंज में बॉन्ड जो है आपस में ब्रेक करते हैं, ठीक है, ब्रेक करते हैं, टूटते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं। सो बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड। ठीक, तो इसमें क्या होता है समझ लो, इसमें बॉन्ड आपस में टूटते हैं, ठीक है, और न्यू बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। बात समझे। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है कि इसमें शेप चेंज हो रहा है, ठीक है, बिना बॉन्ड को ब्रेक
कि वे अपना शेप को चेंज कर रहा है, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या है, इसमें बॉन्ड ब्रेक करता है। केमिकल चेंज में बॉन्ड ब्रेक करता है और इसमें न्यू बॉन्ड बनते हैं। केमिकल चेंज में क्या होता है, इसमें जो बॉन्ड है ये ब्रेक होते हैं और इसमें न्यू बॉन्ड बनते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक, अब बात करेंगे इसका एग्जांपल। ठीक है, आपको मैं फिजिकल चेंज का सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, आइस जो है, आइस मेल्ट होता है किसमें, वाटर में। आइस जो है किसमें मेल्ट होता है, आइस मेल्ट होता है वाटर में। तो किस टाइप का चेंज है, उसमें बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, इस टाइप के चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज, जिसमें आइस मेल्ट हुआ है किसमें, आइस मेल्ट हुआ है वाटर में। तो इस टाइप के चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। बात समझे, इस टाइप के चेंज को बोलते हैं क्या, फिजिकल चेंज, जिसमें आइस मेल्ट हुआ है वाटर में। तो इस टाइप का चेंज है फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में आपके एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दिया है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दिया है, देखो केमिकल चेंज का आपके एनसीईआरटी में दिया एग्जांपल किसका, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करा है किससे, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या दिया आपके एनसीईआरटी में, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जब देखो, जब हम लोग क्या करेंगे, वेरियम, ठीक है, वेरियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे किससे, वेरियम, ठीक है, वेरियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से। तो क्या बनेगा, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, देखो आप, इससे क्या मिलेगा, इससे हम लोग को वेरियम सल्फेट मिलेगा। क्या मिलेगा हम लोग को, इससे वेरियम सल्फेट मिलेगा और क्या मिलेगा, साथ ही पानी मिलेगा। ठीक है, तो 2H2। बात समझे, अगर हम लोग इसको ध्यान से आप सुनो, अगर बेरियम सल्फेट, ठीक, वेरियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे, अगर वेरियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, वेरियम हाइड्रोक्साइड को किससे रिएक्ट करवाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या मिलेगा हम लोग को, वेरियम सल्फेट प्लस वाटर। तो इस टाइप के चेंज को बोलते हैं, किसका एग्जांपल है, केमिकल चेंज का। किसका एग्जांपल है भाई, इस टाइप के एग्जांपल को बोलते हैं केमिकल चेंज का एग्जांपल है। ठीक है, जिसमें आपका प्रोडक्ट, ठीक, जिसमें आपका रेट, जिसमें देखो, जिसमें आपका रेट किससे इक्वल है, इसमें आपको अनसर्टेन गिवन है कि रेट किससे इक्वल है। देखो जो रेट है वो किससे इक्वल है, रेट इक्वल है प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन टाइम से। ठीक है, तो रेट किससे इक्वल है, प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन टाइम से। तो प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन टाइम से क्या है, जो रेट है इक्वल है। ठीक है, तो रेट इक्वल टू किससे, प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन टाइम। तो रेट किससे इक्वल है, रेट इक्वल है प्रोडक्ट फॉर्म से अपॉन टाइम से। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन टाइम। क्लियर है, तो इस टाइप के चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज। तो हम लोग ने 2 टाइप के चेंज पढ़ चुके हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में, ठीक, केमिकल कंपाउंड में 2 टाइप के चेंज होता है, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये था आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब बात करेंगे, देखो हम लोग नेक्स्ट, ठीक, अब बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक, इसको आप नोट कर लो। फिर बात करेंगे हम लोग कि जो चेंज होता है, ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब टॉपिक है, जिसको बहुत लोग, ठीक है, उसको आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, जिसका नाम क्या है, अब पढ़ेंगे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे भाई, अब पढ़ते हैं, चलो, एक्टिवेशन एनर्जी। सो इंटरेस्टिंग आपका है मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, तो आपको समझ अच्छे से आएगा। ठीक है, सो देखो अब डिस्कस करते हैं भाई, क्या अब डिस्कस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आखिर में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। सो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी देखो भाई क्या होता है। अब सो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, हम लोग समझो कि हम लोग रिएक्शन को, ठीक, एक रिएक्शन होता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन को कैसे एक ग्राफ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं उसको देखो। सो आपको एक ग्राफ समझना है, ठीक है, और यहां पर क्या है, ठीक, यहां पर है पोटेंशियल, इस साइड है क्या, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इधर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और उस साइड क्या है, देखो इधर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और इधर है प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। इधर क्या है भाई, इधर है प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। ठीक, इधर क्या है, इधर है प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। तो इस साइड है प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। प्रोसेस किसका, प्रोसेस रिएक्शन का, आर एक्शन। आर एक्शन का मतलब है रिएक्शन, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैं आर एक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो आपको पता रहना चाहिए कि आर एक्शन का मतलब क्या होता है। आर एक्शन का मतलब रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आर एक्शन का मतलब रिएक्शन होता है, आपको मालूम होना चाहिए। सो देखो
ये है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, इधर क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, और इधर क्या है प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आपका है सबस्ट्रेट, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका है सबस्ट्रेट, यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर है सबस्ट्रेट, एस फॉर सबस्ट्रेट। आप मैं टेक्निकल वर्ड लिख रहा हूँ, समझो इसको कि एस फॉर क्या होता है, एस फॉर होता है सबस्ट्रेट, ठीक है, एस फॉर होता है सबस्ट्रेट, इसको आप याद रखना, काम आएगा आपको हमेशा के लिए, ठीक, एस फॉर सबस्ट्रेट बायोलॉजी में, ठीक है। और ई फॉर होता है एंजाइम, एनर्जी नहीं होता इसके पास, ई फॉर होता है बायो में एंजाइम, ठीक। तो बायोमोलिक्यूल्स में ई फॉर एंजाइम होगा, एनर्जी नहीं होगा, ठीक है। और पी फॉर प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में पी फॉर हो, इसका मतलब होता है एस फॉर सबस्ट्रेट होगा, ठीक, एस फॉर सबस्ट्रेट, ई फॉर एनर्जी, ठीक। ई फॉर क्या होता है समझो, ई फॉर आपका जो होता है एनर्जी होता है, ठीक है। तो और पी फॉर होता है प्रोडक्ट। बहुत लोग को लग रहा होगा कि पी फॉर प्रेशर, नहीं, ये ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में आपको पूरा टेक्निकल टर्म है, तो इसको आप अच्छे से समझो, ठीक है। क्योंकि एस फॉर सबस्ट्रेट, ई फॉर एंजाइम, पी फॉर प्रोडक्ट, क्लियर। अब देखो एस फॉर क्या, एस फॉर सबस्ट्रेट, सबसे पहले बात की कि एस फॉर क्या है, एस फॉर सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। अब आप देखो यहां से क्या होगा भाई, यहां से जो रिएक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो कैसे से ग्राफ बनेगा। सबसे पहले देखो अगर ये सबस्ट्रेट है और यहाँ फॉर्म होगा प्रोडक्ट, ये क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है आपका सबस्ट्रेट और यहाँ पर क्या बनेगा, सबस्ट्रेट से बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ठीक, उसको देखेंगे, देखो ध्यान से। ये जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट जो है, समझो बात को, सबस्ट्रेट क्या करता है, एक एनर्जी गेन करता है, एक सबसे पहले प्रोडक्ट फॉर्म करने से पहले, ठीक, एक प्रोडक्ट फॉर्म करने से पहले एक एनर्जी गेन करता है, एक एनर्जी मतलब लेता है, जिसको बोलते हो आप ट्रांजिशन स्टेट, ठीक। इस जो भी क्या करता है देखो, एक एनर्जी, सबस्ट्रेट जो है क्या करता है, प्रोडक्ट फॉर्म करने से पहले एक एनर्जी गेन करता है, उस, ठीक है, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो एनर्जी लेता है, ठीक, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और इस स्टेट को बोलते हैं क्या, इस स्टेट को बोलते हैं इस स्टेट को बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट को बोलते हैं, ठीक है, जो स्टेट है यहाँ पर फॉर्म हुआ है, बात समझो कि यहाँ पर जो स्टेट फॉर्म हुआ है, ठीक है, इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इस स्टेट को, इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट सबसे पहले, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कब बनेगा, सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या करता है, एक एनर्जी गेन करता है, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं एनर्जी को, एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या समझे कि सबस्ट्रेट, ठीक है, जब सबस्ट्रेट क्या करता है, प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है, सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो एनर्जी गेन करता है, ठीक, उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। उस एनर्जी का नाम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ स्टेट होता बनता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो एक और रिएक्शन होता है जो, ठीक है, आपको मतलब इसमें इसमें दो आपको ग्राफ दिख रहे हैं, ठीक है। एक पहला ग्राफ है, ठीक है, इसको बोलता है पहला ग्राफ को एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी है बिना एंजाइम का, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो ये क्या है आपका एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, बिना एंजाइम का एक्टिवेशन एनर्जी है ये, इसमें कोई भी एंजाइम यूज नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें कोई भी एंजाइम यूज नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जो आपका इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी लगा है, ठीक, इसमें जो इसके छोटे वाला ग्राफ में जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी लगा है, इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। क्या बोलेंगे भाई इसको, कि एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, ठीक। तो एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, तो बोल सकते हैं हम लोग कि एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, ठीक है। तो इसमें क्या लगा है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी लगा है, मतलब इसमें एंजाइम का इशू है, तो एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। तो समझो आप इसमें मतलब इसमें क्या है, इसमें एंजाइम विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब इसमें एंजाइम का इशू है। देखो अगर सबस्ट्रेट है, ठीक, सबस्ट्रेट से क्या बना, देखो दोनों ही मतलब क्या बने हैं, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट फॉर्म हुए, इस दोनों से क्या हुआ है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। लेकिन एक का देखो,
जिसमें एंजाइम यूज नहीं हुआ, ठीक है, जिसमें क्या यूज नहीं हुआ है, जिसमें एंजाइम यूज नहीं हुआ है, वो देखो कि उसका मतलब वो कितना मतलब लंबा उसको टाइम लगा, लॉन्ग टाइम लगा प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अगर एंजाइम नहीं रहेगा, ठीक, रिएक्शन में अगर एंजाइम नहीं है तो रिएक्शन को होने में टाइम लगेगा। सिंपल सा फंडा है, कोई मतलब ज़्यादा कुछ चोचला नहीं, ठीक है। अगर एंजाइम नहीं है, ठीक, अगर रिएक्शन हो रहा है, ठीक, अगर रिएक्शन हो रहा है और उसमें एंजाइम नहीं है तो रिएक्शन स्लो होगा, ठीक है। अगर रिएक्शन हो रहा है और उसमें एंजाइम है तो रिएक्शन फास्ट होगा। तो एंजाइम का मेन फंक्शन क्या, एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। एंजाइम क्या करता है, सिंपल, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। इतना चीज आप गार्ड बांध लो कि एंजाइम क्या करता है भाई, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको सबसे पहले ग्राफ जो है आपका जो ट्रांजिशन स्टेट बना है, ठीक, इसमें एंजाइम नहीं है, इसमें क्या नहीं है, इसमें एंजाइम का यूज नहीं, इसीलिए जो रिएक्शन इसमें स्लो हुआ है, ठीक है। और जो देखो इसमें जो एंजाइम का यूज है, इसमें क्या हुआ है, देखो इसमें जो एंजाइम का यूज है उसका रिएक्शन स्लो मतलब फास्ट हुआ है, ठीक है। तो समझिए जिसमें एंजाइम यूज नहीं हो वो रिएक्शन कैसे घूम फिर क्या है, ठीक, बहुत लंबा घूमा है। जिसमें एंजाइम नहीं है और जिसके पास एंजाइम है वो सिंपल मतलब डायरेक्ट सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट फॉर्म किया है, ठीक है। तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है समझो, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी किस लिए रिक्वायर्ड होता है, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होता है टू चेंज सबस्ट्रेट इनटू ट्रांजिशन स्टेट। बात समझे, एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्यों रिक्वायर्ड है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि जिससे क्या हो, एक्टिवेशन एनर्जी से क्या हो भाई, सबस्ट्रेट चेंज करे, किसमें, सबस्ट्रेट चेंज करे ट्रांजिशन स्टेट में, तो इसको बोलते हैं सिंपली एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जिसमें क्या हो, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि ठीक है सबस्ट्रेट चेंज करे, किसमें, सबस्ट्रेट चेंज करे ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या करे भाई, सबस्ट्रेट चेंज करे ट्रांजिशन स्टेट में, उसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ठीक है। सबस्ट्रेट चेंज करता है किसमें, सबस्ट्रेट चेंज होता है ट्रांजिशन स्टेट में, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है, स्टेट में, जिसको एनर्जी का नाम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। और उससे क्या होता है, फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये था आपका एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट कि आखिर में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक, इसका पूरा कॉन्सेप्ट था। तो आई होप आपको मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, जो हम लोग का टॉपिक है जिसको बोलते हैं एंजाइम फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो इसको नोट कर सकते हो आप। फिर बात करेंगे हम लोग एंजाइम फंक्शन कि आखिर में एंजाइम फंक्शन क्या होता है, मतलब एंजाइम एक्शन, ठीक है। चलो अब बात करेंगे हम लोग एंजाइम एक्शन कि आखिर में एंजाइम एक्शन क्या होता है, उसको डिस्कस करेंगे, चलो ठीक है। सो देखो कि आखिर में जो एंजाइम एक्शन है, एंजाइम एक्शन क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं अब। सो देखो एंजाइम एक्शन का मतलब क्या होता है समझना आप, ठीक है। अब देखो एंजाइम एक्शन में क्या हुआ, ठीक है, जब क्या होता है, जब एंजाइम, ठीक है, जब एंजाइम बाइंड करता है किसके साथ, जब एंजाइम, समझना बात को कि एंजाइम क्या करता है, जब एंजाइम बाइंड करता है किसके साथ, एंजाइम बाइंड करता है, प्लस का मतलब है बाइंड करता है, ठीक है। तो जब एंजाइम बाइंड करता है किससे बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट से, ठीक है। तो एंजाइम बाइंड करता है किससे, सबस्ट्रेट से। जब एंजाइम बाइंड कर देगा, जब क्या होता है देखो, जब एंजाइम बाइंड करता है सबस्ट्रेट से, ठीक है, तो क्या फॉर्म करता है, अगर एंजाइम बाइंड किया है सबस्ट्रेट से, ठीक है, एंजाइम किससे बाइंड किया, देखो एंजाइम बाइंड किया है सबस्ट्रेट से, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा इससे, अगर एंजाइम बाइंड किया है सबस्ट्रेट से, ठीक है, तो इससे फॉर्म होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या फॉर्म होता है, इससे फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर एंजाइम बाइंड किया सबस्ट्रेट से तो क्या फॉर्म होगा इससे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बात समझे। सो देखो इससे क्या फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से क्या फॉर्म होगा, बात समझना आप, ठीक है। तो देखो
अगर एंजाइम बाइंड किया सबस्ट्रेट से, ठीक है, एंजाइम बाइंड किया सबस्ट्रेट से, क्या फॉर्म होगा इससे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से फॉर्म होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इससे क्या बनेगा फाइनली? इससे बनेगा फाइनली जिसको बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या बनता है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। बात समझ आ रहा है आपको? सिंपल सा है बस फंडा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। सो देखो, और उसके बाद, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाद क्या बना है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या बना? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बना फाइनली एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से बनेगा एंजाइम और प्रोडक्ट। क्या बन जाए? इससे अलग हो जाएंगे क्या? इससे अलग हो जाएंगे एंजाइम, ठीक है, और इससे अलग हो जाएंगे प्रोडक्ट। तो क्या होगा इससे अलग? इससे एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों अलग हो जाएंगे। क्लियर है आपको? तो इससे क्या होगा भाई? इससे जो एंजाइम है और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। दोनों दोनों क्या होंगे? इसमें दोनों के दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक। तो ये था आपका एंजाइम एक्शन। क्या पढ़ लिए हम लोग? एंजाइम एक्शन। इसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो आप। इसका कैसे होता है, कैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट, ठीक। अब बात समझो आप, कैसे एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, ठीक है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं और फॉर्म करते हैं क्या? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बात समझे? एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से क्या फॉर्म होता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से फॉर्म होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से क्या फॉर्म होता है? इससे फॉर्म होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से क्या बनता है? क्या फॉर्म होगा भाई? इससे फॉर्म होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फाइनली क्या बनेगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से फाइनली बनेगा एंजाइम एंड प्रोडक्ट। फाइनली क्या बनेगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से बनता है एंजाइम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो फाइनली एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से क्या बनता है? एंजाइम बनेगा अलग से, और क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। एंजाइम बनेगा और क्या बनेगा भाई? और बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। चलो अब बात करेंगे इसका मैकेनिज्म, ठीक है। इसका कौन सा मैकेनिज्म रन करता है, कैसे इसका मैकेनिज्म है, क्या इसका मैकेनिज्म है, उसको डिस्कस करते हैं। तो इसका क्या मैकेनिज्म है, इसको ध्यान से आप समझो, ठीक है, कि कैसे मतलब जो एंजाइम है बाइंड करेगा सबस्ट्रेट से, कौन से सेट में बाइंड करता है, उसको हर चीज को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। सो देखो, सबसे पहले इसमें स्टेप क्या है? सबसे पहले स्टेप क्या समझना आप, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले सबस्ट्रेट, ठीक है। सबसे पहले देखो सबस्ट्रेट, तो जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करता है किससे? सबस्ट्रेट बाइंड टू, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो सबस्ट्रेट है, ये ध्यान से देखो इसको, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या करता है? सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। बात समझे आप? सबस्ट्रेट क्या करता है? बाइंड करता है एक्टिव साइट के, किसके? एंजाइम के। सबसे पहला आपका लाइन आप समझ, ध्यान समझे इसको। सबसे पहले सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है किससे? सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट के एंजाइम के, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले क्या होगा भाई? सबसे पहले एंजाइम, तो सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करेगा किससे? सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट किसके? एंजाइम के, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? जो सबस्ट्रेट है बाइंड किससे करेगा? सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट के एंजाइम का, ठीक। एंजाइम के एक्टिव साइट में, एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। सबसे पहला स्टेप कि एंजाइम के सबस्ट्रेट, ठीक, एंजाइम के किस पर? एंजाइम के एक्टिव साइट पर, ठीक है। एंजाइम के कहाँ? सबसे पहले क्या होगा? एंजाइम के एक्टिव साइट पर कौन बाइंड करेगा? एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा, जिसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। किसके थ्रू होगा? बाय सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सबस्ट्रेट छोड़ दिए जाएंगे, ठीक है, सबस्ट्रेट, ठीक है। और सबस्ट्रेट क्या करता है? सबस्ट्रेट मूव करता है टुवर्ड्स एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम और बाइंड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। पहला स्टेप क्या है कि सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम के एक्टिव साइट में थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। किसके थ्रू करता है? थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। ये था आपका पहला स्टेप, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा भाई? देखो, अब बाइंडिंग हो चुका है, ठीक है। सबसे पहला बाइंडिंग, लूज बाइंडिंग। सबसे पहला कैसा होता है? लूज बाइंडिंग होता है।
लूज बाइंडिंग क्या होता है इसका, लूज बॉन्डिंग होता है, ठीक है। कैसा होता है इसका, लूज बॉन्ड होता है, ठीक है, लूज बॉन्डिंग होता है, लूज बॉन्डिंग होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला बाइंडिंग जो होता है, ठीक है, एक्टिव साइट के पास, ठीक, एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट का सबसे पहला बॉन्डिंग कैसा होता है, लूज बॉन्डिंग होता है। कैसा बॉन्डिंग होता है, उसको बोलते हैं लूज बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको समझना है, ठीक है, लूज बॉन्डिंग ऑकर, ठीक है, जिसके पास, इसके बाद क्या होता है एंजाइम, ठीक है, जिसके पास अब क्या होता है एंजाइम जो अपना सेफ है। एंजाइम क्या करता है, देखो जो एंजाइम, ठीक, एंजाइम क्या करता है इसको देखो, ठीक है, आपको एंजाइम क्या करता है समझना है। तो एंजाइम क्या करता है, फिर एंजाइम चेंजेस इट्स सेफ, एंजाइम चेंजेस इट्स सेफ, ठीक है, एंजाइम अपना शेप को चेंज करता है। फिर क्या करता है, देखो फिर जो एंजाइम है अपने शेप को चेंज करता है, ठीक है। तो एंजाइम क्या करता है भाई, एंजाइम चेंज करता है अपने शेप को, ठीक है। क्यों करता है, टू बाउंड टाइटली। बात समझे आप कि एंजाइम क्या करता है, एंजाइम अपने शेप को चेंज करेगा टाइटली बॉन्ड करने के लिए। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम अपने शेप को चेंज करता है टू बॉन्ड टाइटली, ठीक है। फिर क्या करता है समझे कि जो एंजाइम है, एंजाइम अपने शेप को चेंज करता है टू बॉन्ड टाइटली, ठीक। तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम अपने शेप को चेंज करता है, एंजाइम क्या करता है अपने शेप को चेंज करेगा टू बॉन्ड, किस लिए, अब बॉन्डिंग करने का, टाइटली बॉन्ड करने के लिए, ठीक है। टाइटली बॉन्ड करने के लिए अपने शेप को क्या करता है एंजाइम चेंज करता है, ठीक। तो एंजाइम क्या करता है, अपने शेप को चेंज करता है टू बॉन्ड टाइटली, ठीक है। टाइटली बॉन्ड करने के लिए एंजाइम अपने शेप को चेंज करता है। तो ये था आपका थर्ड स्टेप। अब बात करेंगे फोर्थ स्टेप, ठीक है। तो देखो अब मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट का टाइटली बॉन्ड हो गया, टाइटली बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। एंजाइम एंड सबस्ट्रेट क्या हो गया भाई, एंजाइम और सबस्ट्रेट का टाइटली बॉन्डिंग हो चुका है, ऑकर हो गया, ठीक है। तो एंजाइम एंड किसका, सबस्ट्रेट का टाइटली बॉन्ड ऑकर हो चुका। अब क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, ठीक है। अब मतलब इसके जो एंजाइम है, ठीक, जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड ब्रेक होते हैं। इसके क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक। सबस्ट्रेट केमिकल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बात समझे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड, ठीक है, केमिकल बॉन्ड ब्रेक होते हैं। सबस्ट्रेट क्या होता है, इसमें बात समझो। नेक्स्ट स्टेप है कि सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। और न्यू बॉन्ड फॉर्म, और न्यू बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे, ठीक है। न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, बात समझे कि इसके जो केमिकल बॉन्ड था, ठीक है, सबस्ट्रेट का जो पहले केमिकल बॉन्ड था वो ब्रेक होगा, ठीक है, और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो क्या होगा, देखो सबस्ट्रेट का केमिकल बॉन्ड ब्रेक होगा और न्यू बॉन्ड क्या होंगे, इससे नए बॉन्ड बनेंगे। बात समझे कि सबस्ट्रेट का केमिकल बॉन्ड, ठीक है, सबस्ट्रेट का केमिकल बॉन्ड ब्रेक करेगा और जिससे क्या होगा, न्यू बॉन्ड बनेंगे, जिससे न्यू बॉन्ड बनेंगे और फाइनली क्या बन जाएगा, न्यू, ठीक है, एंजाइम प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। अब इससे क्या होगा, इससे क्या बन जाएगा, न्यू एंजाइम प्रोडक्ट आर फॉर्म। इससे क्या बनेगा, न्यू एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। फाइनली क्या बन गया हम लोग का, फाइनली न्यू एंजाइम प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी, न्यू एंजाइम प्रोडक्ट का चुके हैं, बन चुके हैं, ठीक है। तो न्यू एंजाइम प्रोडक्ट क्या बन चुके हैं, फॉर्म्ड हो चुके हैं। फाइनली क्या हो चुके हैं, न्यू एंजाइम प्रोडक्ट, ठीक है, न्यू एंजाइम प्रोडक्ट फाइनली फॉर्म हो चुके हैं, बात समझे। तो फाइनली क्या हो चुके हैं, न्यू एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्म हो चुके हैं और जिससे फाइनली क्या बन जाएगा, जिससे फाइनली प्रोडक्ट हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। एंजाइम से क्या, एंजाइम ने क्या बना लिया, एंजाइम ने फाइनली प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। तो फाइनली एंजाइम ने क्या बना लिया भाई, फाइनली एंजाइम ने प्रोडक्ट बना चुका है, ठीक है। इसको आप स्टेप को ध्यान से आप देखो, ठीक। इसको मैं अभी आपको स्ट्रक्चर से समझाऊंगा तो आपको और क्लियर समझ आएगा, ठीक है। तो इसको आप देखो, इसको नोट कर सकते हो। सो देखो आप, सबसे पहले आपको समझना है, देखो क्या समझना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या समझना है, इसको ध्यान से देखो कि इसका मैकेनिज्म कैसे ऑकर होता है, इसको सबसे पहले समझो, ठीक। इसका मैकेनिज्म आखिर में कैसे ऑकर होता है इसको समझो, ठीक। तो देखो, सो देखना है आपको
कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट किसके, सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट एंजाइम के, ठीक है। तो आपका ये एंजाइम है, आप समझो। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये आपका एंजाइम है, ठीक। ये क्या है, आपका एंजाइम है, बात समझे। एक क्या है आपका, इसको बोलेंगे एंजाइम। एक क्या है इसका, एंजाइम है, ये ई फॉर एंजाइम, ठीक है। और ये क्या है इसका एक्टिव साइट है, ठीक। ये है आपका, देखो ध्यान से इसको देखो, ये है आपका ई फॉर एंजाइम, ठीक। एक क्या है आपका, ये है एंजाइम। एक क्या है जो बना स्ट्रक्चर इसका एंजाइम है, ठीक है। और ये इसका एक्टिव साइट है, ये कौन सा साइट है, इसको बोलेंगे एक्टिव साइट। जो आपको ये साइट दिख रहा है, इस साइट को बोलेंगे क्या है, कौन सा साइट है, इस साइट को बोलेंगे एक्टिव साइट, ठीक है। जो आपको साइट दिख रहा है, इस साइट को बोलेंगे कौन सा साइट है, इस साइट को बोलेंगे एक्टिव साइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको ध्यान से आप समझो। एंजाइम में सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा किससे, सबसे पहला स्टेप एक सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट एंजाइम के। तो यहाँ आप क्या करेगा, सबस्ट्रेट, ये आपका है सबस्ट्रेट, ये क्या है आपका सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये क्या आपका है, इसको बोलेंगे एस, एस फॉर सबस्ट्रेट, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, देखो सबस्ट्रेट क्या किया, सबस्ट्रेट बाइंड किया किससे, एंजाइम के एक्टिव साइट में। ये क्या था इसका, एंजाइम का एक्टिव साइट, ठीक। एंजाइम का क्या था ये, इसको बोलेंगे एक्टिव साइट। बात समझे। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबस्ट्रेट बाइंड किया किससे, एक्टिव साइट के एंजाइम के, ठीक है। तो एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट बाइंड किया, पहला स्टेप हो गया। अब बात करेंगे सेकंड स्टेप, देखो। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, लूज बॉन्डिंग होगा। ये दोनों के बीच में कैसा बॉन्डिंग होगा, ये दोनों के बीच में लूज बॉन्डिंग है, ठीक है। कैसा बॉन्डिंग है, ये दोनों के बीच में लूज बॉन्डिंग है अभी, ठीक है। फिर एंजाइम चेंजेस इज शेप, फिर क्या करेगा एंजाइम, ठीक है। आप देखो कि एंजाइम अपना शेप को चेंज करेगा। फिर क्या होगा, देखो आप ध्यान से कि एंजाइम जो है अपना क्या करेगा, एंजाइम अपने शेप को चेंज करेगा, ठीक है। और फॉर्म करेगा क्या, और टाइटली बॉन्ड होगा, ठीक है। तो एंजाइम अपना शेप को चेंज करेगा और टाइटली बॉन्ड ओकर होगा। तो इससे क्या होगा, देखो एंजाइम अपने शेप को चेंज किया, जिससे क्या हुआ भाई, जिससे फाइनली एंजाइम एंड को, ठीक है। तो एंजाइम अपने शेप को चेंज कर, ठीक है। इससे क्या हुआ, टाइटली बॉन्ड। इससे क्या हुआ भाई, एंजाइम और सबस्ट्रेट के साथ टाइटली बॉन्ड होगा, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका टाइटली बॉन्ड होकर, ठीक है। टाइटली बॉन्ड हो चुका है अब, ठीक है। अब हो चुका है, टाइटली बॉन्ड हो चुका है। और फाइनली क्या होगा, सबस्ट्रेट अपना केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक। क्या करेगा भाई, सबस्ट्रेट अपने केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। और फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली इससे प्रोडक्ट बन जाएगा। फाइनली क्या बन जाएगा, इससे फाइनली इससे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली से क्या बन जाएगा, फाइनली इससे प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझाए, फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। सबसे पहला स्टेप सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। सेकंड स्टेप आपस में लूज बॉन्डिंग बोकर होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, एंजाइम चेंजेस इट्स शेप। एंजाइम अपना शेप को क्या करेगा, चेंज करेगा। एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम अपने शेप को चेंज करेगा, जिससे, ठीक है, जिससे टाइटली बॉन्ड हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, सबस्ट्रेट केमिकल बॉन्ड, सबस्ट्रेट का केमिकल बॉन्ड ब्रेक होगा। फिर क्या होगा, सबस्ट्रेट का केमिकल बॉन्ड ब्रेक होगा और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। सबस्ट्रेट के क्या होंगे भाई, सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। अब क्या होगा, सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। और फिर उसके बाद न्यू एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फिर क्या होगा, न्यू एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, न्यू एंजाइम प्रोडक्ट बना, फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बन जाएगा, हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये था आपका मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म था, ठीक है, एंजाइम एक्शन मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म है भाई, एंजाइम एक्शन मैकेनिज्म है आपका। बात समझे आपको, कैसे में एंजाइम एक्शन मैकेनिज्म रन करता है, ठीक है। तो आपने मतलब आपको समझ आया होगा कि आखिर में कैसे इसका प्रोसेस चलता है, कैसे सबस्ट्रेट से कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। उसको मैं हर चीज़ को अच्छे से समझाया हूँ कि आखिर में कैसे सबस्ट्रेट से क्या बनता है, फाइनली सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो आपको मतलब क्लियर समझ आना चाहिए कि आखिर में कैसे सबस्ट्रेट से क्या बनेगा भाई, फाइनली सबस्ट्रेट से बनता है क्या, प्रोडक्ट।
क्या बनेगा फाइनली, सबस्ट्रेट से बनता है प्रोडक्ट। क्लियर। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे टर्न ओवर नंबर। आपको मतलब समझना है टॉपिक है, मतलब पॉइंट आपको कि आखिर में टर्न ओवर नंबर क्या होता है। ठीक है, क्या भाई, कि टर्न ओवर नंबर किसको बोलते हैं। तो आखिर में टर्न ओवर नंबर क्या होता है। तो टर्न ओवर नंबर का मतलब ये है कि एक सबस्ट्रेट में, ठीक है, एक सबस्ट्रेट में कितने सारे एंजाइम्स बने हैं। बात समझे, आप ध्यान से देखो। ठीक है, कि फ्रॉम एक सबस्ट्रेट से, ठीक है, आपको समझना है कि ध्यान से देखो कि क्या बोलते हैं भाई उसको। एक सबस्ट्रेट से मतलब कितने सारे प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं। ठीक है, एक सबस्ट्रेट से मतलब एक सिंगल सबस्ट्रेट से, ठीक, एक सिंगल सबस्ट्रेट से कितने सारे प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, उसको बोलते हैं क्या, टर्नओवर नंबर। ठीक है, तो टर्नओवर नंबर का मतलब क्या है कि फ्रॉम, ठीक है, सिंगल सबस्ट्रेट से, आप बात को समझो आप ध्यान से कि सिंगल सबस्ट्रेट से क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको सिंगल सबस्ट्रेट से, ठीक है, सिंगल सबस्ट्रेट से क्या होता है, नंबर ऑफ, इससे क्या होता है, नंबर ऑफ कितने सारे मतलब कितने सारे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे एक सिंगल सबस्ट्रेट से पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो सिंगल सबस्ट्रेट से नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो सिंगल सबस्ट्रेट से क्या होता है, कितने सारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, सिंगल सबस्ट्रेट से क्या होता है भाई, सिंगल सबस्ट्रेट से कितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक, किससे भाई, पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम। तो आप समझे आखिर में कि टर्नओवर नंबर क्या है कि सिंगल सबस्ट्रेट से, ठीक है, सिंगल सबस्ट्रेट से कितने सारे प्रोडक्ट बनेंगे पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो सिंगल सबस्ट्रेट से कितने सारे प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक, कितने सारे प्रोडक्ट बनेंगे पर यूनिट टाइम, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं टर्नओवर नंबर। ठीक है, तो सिंगल सबस्ट्रेट से कितने सारे क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो सिंगल सबस्ट्रेट से कितने सारे प्रोडक्ट बनेंगे पर यूनिट टाइम, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं, आपको समझ आ गया क्या बोलते हैं इसको, टर्नओवर नंबर। ठीक है, तो सिंगल सबस्ट्रेट से कितने सारे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, इसी को बोलते हैं टर्नओवर नंबर। अब देखो, अब हमको समझना है कि ये रिएक्शन जो होता है, आपको पता है ये रिएक्शन सब फेमस है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर जुड़ता है। ठीक है, और क्या फॉर्म करता है इससे, कार्बोनिक एसिड। ये आपको सबको पता है क्या फॉर्म करता है भाई, ये फॉर्म करता है क्या, कार्बोनिक एसिड। ये क्या बन गया आपका, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है। ठीक है, और इसमें कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है भाई, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, तो इसमें एंजाइम जो रेस्पॉन्सिबल है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इसमें जो एंजाइम है क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो देखो ये आपको रिएक्शन पता है कि जब वाटर और, ठीक है, जब CO2 और वाटर, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का जब रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, किसके प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है कार्बोनिक एसिड। फाइनली से क्या बनता है, फाइनली से बनता है हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका सबस्ट्रेट था और क्या बना प्रोडक्ट, ये आपका सबस्ट्रेट था। ठीक, ये आपका क्या था, सबस्ट्रेट, ये आपका एंजाइम था। ठीक है, और क्या बन गया हम लोग का, ये प्रोडक्ट बन गया। बात समझे कि ये सबस्ट्रेट था हम लोग का, ठीक है, CO2 प्लस वाटर सबस्ट्रेट, ये आपका एंजाइम था और फाइनली क्या बन गया, फाइनली हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, समझे कि CO2 के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो क्या बनता है, इससे कार्बोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है भाई, इससे बनता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। अब देखो, तो मतलब जो अब अगर समझो, अगर इसमें एंजाइम एब्सेंट है, अगर एंजाइम नहीं है, ठीक है, अगर आप समझो कि एंजाइम एब्सेंट है, मतलब एंजाइम के एब्सेंस में, अगर एंजाइम के एब्सेंस में, अगर क्या, अगर एंजाइम के एब्सेंस में रिएक्शन होगा, आप ध्यान से समझो कि अगर एंजाइम के एब्सेंस में ये रिएक्शन होगा तो कैसे होगा। ठीक है, अगर एंजाइम के एब्सेंस में ये रिएक्शन ऑकर हो रहा है, ठीक है, एंजाइम के एब्सेंस में ये रिएक्शन ऑकर हो रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे आपको समझना है कि इससे क्या होगा। ठीक, देखो अगर एंजाइम के एब्सेंस में रिएक्शन ऑकर होगा तो 1 आवर में खाली कितने, 1 आवर में खाली 200 मोलिक्यूल
200 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड के, ठीक है, कार्बोनिक एसिड के खाली 200 मॉलिक्यूल बनेंगे 1 घंटे में, ठीक है। तो 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3। अगर ठीक, अगर समझो कि अगर एब्सेंस, अगर एंजाइम एब्सेंस मतलब एंजाइम प्रेजेंट नहीं है रिएक्शन में, ठीक है, अगर रिएक्शन में एंजाइम प्रेजेंस नहीं तो रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन स्लो होगा, ठीक। इसमें रिएक्शन कैसे हो रहा है समझो, इसमें रिएक्शन स्लो हो रहा है, इसमें रिएक्शन कैसे हो रहा है, स्लो हो रहा है, क्योंकि इसमें एंजाइम एब्सेंस है, एंजाइम इसमें एब्सेंट है, एंजाइम इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए रिएक्शन स्लो हो रहा है। बात समझे, अगर एंजाइम एब्सेंट है तो रिएक्शन कैसे होगा, स्लो होगा, उसीलिए मतलब 1 घंटे में 1 आवर में 200, ठीक है, 1 आवर में 200 मॉलिक्यूल, ठीक, 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, कार्बोनिक एसिड के। बहुत रिएक्शन बहुत ही स्लो हो रहा है, ठीक, एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, रिएक्शन बहुत ही स्लो चलेगा। वैसे ही बात करेंगे, देखो अगर एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है, अगर प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है, अगर एंजाइम का प्रेजेंस है तो आप ध्यान से देखो कि अगर एंजाइम का प्रेजेंस है तो क्या होगा इसे, अगर एंजाइम प्रेजेंट है, अगर एंजाइम का प्रेजेंस है, एंजाइम प्रेजेंट है तो इसे क्या होगा, अगर एंजाइम का प्रेजेंस है तो आप देखो क्या होगा, कितने रिएक्शन कितना फास्ट चलेगा आप सोच नहीं सकते, ठीक है। सो देखो 6 लाख मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 6 लाख मॉलिक्यूल्स ये फॉर्म्ड होंगे कब, ये फॉर्म्ड होंगे एवरी सेकंड, हर 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे H2CO3 के, कार्बोनिक एसिड के 6 लाख, ठीक है, 6 लाख क्या बनेंगे इसके, 6 लाख मॉलिक्यूल, ठीक, 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, H2CO3 के, कार्बोनिक एसिड के 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे पर सेकंड, सेकंड आवर के बाद में चल रहा है, ओनली सेकंड। तो एक समझ आओ कि कितना मतलब एंजाइम के प्रोसेस में, ठीक है, एंजाइम के प्रोसेस में कितना रिएक्शन अपना स्पीड ले लिया, एंजाइम के प्रोसेस में एंजाइम, ठीक, एंजाइम के प्रोसेस में कैसा रिएक्शन इतना फास्ट हो गया ऑन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, किसके चलते भाई, एंजाइम था उसीलिए मतलब रिएक्शन इतना फास्ट चल रहा है। बात समझे, तो एंजाइम के प्रोसेस में देखो कि 6, ठीक है, 6 लाख मॉलिक्यूल्स इस सेकंड, ठीक है, एवरी सेकंड क्या होगा, 6 लाख मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, ठीक है। तो एवरी सेकंड क्या होगा, देखो एवरी सेकंड 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, H2CO3 के, मतलब कार्बोनिक एसिड के 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे हर सेकंड में, ठीक है। तो हर सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, H2CO3 के। तो ये था आपका एंजाइम का प्रॉपर फंक्शन कि आखिर में एंजाइम कितना बड़ा रोल प्ले करता है। आप समझे कि एंजाइम का बहुत बड़ा क्या होता है, रोल प्ले होता है। अगर एंजाइम एब्सेंट है तो रिएक्शन स्लो होगा। एंजाइम करता है क्या भाई, ये वर्क को एफिशिएंट करता है, ठीक है। एंजाइम रहता है तो इफिशिएंटली वर्क होता है। बात समझे, अगर एंजाइम प्रेजेंट रहता है तो वर्क इफिशिएंटली होता है। तो देखो अगर एंजाइम का, ठीक, अगर एंजाइम एब्सेंस है तो 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनेंगे H2CO3 के। अगर एंजाइम एब्सेंट है तो 200 मॉलिक्यूल किसका बनेंगे, H2CO3 के 200 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक। अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो हर सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये था आपका एंजाइम का पूरा ताकत। बोल सकता हो कि एंजाइम कितना पावर है। हम लोग सोच नहीं सकते कि एंजाइम के कितने पास, उसके पास कितना सारा पावर है, ठीक है। सो ये था आपका एंजाइम टर्नओवर नंबर, ठीक है। तो ये क्या था हम लोग का टर्नओवर नंबर। अब बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन से फैक्टर जो एंजाइम के एक्टिविटी के इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन सा फैक्टर है जो किसको इफेक्ट करते हैं भाई, एंजाइम के एक्टिविटी के कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, देखते हैं चलो। सो देखो अब कि अब देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी के कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करता है उसको देखेंगे, ठीक है। सो देखो आप देखेंगे फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो इफेक्ट करेंगे किसको, फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। फैक्टर किसको करेंगे भाई, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। ऐसे फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं किसको, एंजाइम की एक्टिविटी को। तो फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसको इफेक्ट करते हैं, एंजाइम के एक्टिविटी का इफेक्ट करते हैं, उसको बात करेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, कि आखिर में कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, कौन कौन से
पर्टिकुलर फैक्टर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, उसको देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, इसमें सबसे पहले आते हैं टेम्परेचर एंड पीएच। इसमें क्या आता है सबसे पहले इसमें आता है टेम्परेचर और पीएच, कि आखिर में टेम्परेचर और पीएच से कैसे एंजाइम की एक्टिविटी इफेक्ट होता है। टेम्परेचर एंड पीएच, तो एंजाइम की एक्टिविटी कौन इफेक्ट करता है? सबसे पहले है टेम्परेचर एंड पीएच से क्या होता है? टेम्परेचर एंड पीएच से एंजाइम की एक्टिविटी इफेक्ट होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर और पीएच से क्या होता है? एंजाइम की एक्टिविटी से इफेक्ट होता है। सो देखो कैसे होता है। अगर टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है, अगर देखो आपको एक पॉइंट समझना है कि एंजाइम, ठीक है, जो एंजाइम फंक्शन कब करता है? एंजाइम फंक्शन करता है एट पार्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। एंजाइम कब फंक्शन करता है? एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच। बात समझे? तो एंजाइम फंक्शन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच। आपको पहला पॉइंट समझना है कि जो एंजाइम है, ठीक है, वो कब फंक्शन करता है? एंजाइम फंक्शन करता है एट पार्टिकुलर, ठीक है, टेम्परेचर और पीएच में, ठीक है। तो पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच में क्या करता है? जो एंजाइम है ये फंक्शन करता है, ठीक है। तो एंजाइम फंक्शन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच में, ठीक है। तो एंजाइम कब फंक्शन करता है? एंजाइम फंक्शन करता है पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच में। क्लियर है आपको? तो एंजाइम फंक्शन करता है पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच में, जो एंजाइम है ये फंक्शन करता है। चलो हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट, देखो इसका, कि एंजाइम तो फंक्शन कब करेगा? जब पार्टिकुलर टेम्परेचर होगा और पार्टिकुलर पीएच होगा, तभी क्या करता है? एंजाइम फंक्शन करता है। आप समझो कि एंजाइम का, ठीक है, हाई एक्टिविटी एंजाइम कब होता है भाई? हाई एक्टिविटी, आप समझो कि हाईएस्ट, ठीक है, आप बोल सकते हो इसको हाईएस्ट, ठीक है। तो हाईएस्ट एक्टिविटी एंजाइम का कब होगा? आपको समझना है कि हाईएस्ट एक्टिविटी एंजाइम का कब होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट एक्टिविटी किसका भाई? एंजाइम का कब होगा? तो हाईएस्ट किसका भाई? हाईएस्ट एक्टिविटी एंजाइम का कब होता है? जब ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा, ठीक है। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है और ऑप्टिमम पीएच होगा, ठीक है। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा और ऑप्टिमम पीएच होगा, तभी क्या करता है? जब तभी जो है ये हाईएस्ट एक्टिविटी किसका मिलेगा आपको? एंजाइम का, ठीक है। तभी क्या होता है? हाईएस्ट एक्टिविटी होता है एंजाइम का। जब क्या होगा? जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा और ऑप्टिमम प्रेशर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम प्रेशर में आप समझो कि कब भाई? जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, ठीक है। जब क्या होगा? देखो, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा और ऑप्टिमम प्रेशर होगा, ठीक है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच में क्या होता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच में हाईएस्ट एंजाइम एक्टिविटी होता है, ठीक, एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है या फिर ऑप्टिमम पीएच है, तो एंजाइम का क्या होगा? उस समय एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटीज दिखेगा आपको, ठीक है। एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी कब दिखेगा? जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा और ऑप्टिमम पीएच होगा, ठीक है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच में आपको एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी दिखेगा। इसका ग्राफ आपके सेटिंग दिया है, देखो इसका ग्राफ आपको समझना है, ठीक है। इसका ग्राफ आपको समझना है, देखो तो इसका ग्राफ कैसा था इसको देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया किसका? और आपके पीएच का ग्राफ है और एक ग्राफ है आपका टेम्परेचर का। इसको ध्यान से देखो भाई, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब आप सब समझ, ठीक है, आपको समझना है कि इसका ग्राफ में आपको क्या समझना है, ठीक। ये पीएच का है, ये पीएच का है, ये टेम्परेचर का है, ठीक है। एक ग्राफ किसका? एक ग्राफ है टेम्परेचर का और दूसरा ग्राफ है किसका? दूसरा ग्राफ है पीएच का, ठीक है। एक ग्राफ है टेम्परेचर का और दूसरा ग्राफ है पीएच का। तो आप देखो, अब रेट ऑफ, यहाँ क्या है, इधर क्या है, इधर रिएक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। सो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन कब इंक्रीज होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज तब होगा जब क्या होगा? ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, ठीक है। एंजाइम का एक्टिविटी, ठीक है, एंजाइम का एक्टिविटी कब इंक्रीज होगा? एंजाइम का एक्टिविटी इंक्रीज कब होगा? तब ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच रहेगा, ठीक है। तो ऑप्टिमम पीएच होगा तभी क्या होगा? एंजाइम का एक्टिविटी हाईएस्ट होगा,
तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्टिमम क्या है, यहाँ पर ऑप्टिमम पीएच है और यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ठीक है, तो ऑप्टिमम पीएच आपको समझना है कि ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम का एक्टिविटी हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर ऑप्टिमम पीएच पर क्या होता है, एंजाइम का एक्टिविटी हाईएस्ट होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या होगा, हाईएस्ट एंजाइम एक्टिविटी, यहाँ पर क्या होगा, हाईएस्ट एंजाइम एक्टिविटी। ठीक, तो हाईएस्ट एंजाइम एक्टिविटी कब होगा भाई, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच में। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच में क्या होगा, हाईएस्ट एंजाइम एक्टिविटी होगा। हाईएस्ट एंजाइम एक्टिविटी कब होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच में हाईएस्ट एंजाइम एक्टिविटी होगा। ठीक है, चलो बात समझे। अगर मान लो कि अगर लो टेम्परेचर है, ठीक, अगर क्या है, अगर मान लो कि अगर देखो कि अगर लो टेम्परेचर, ठीक, अगर क्या है लो टेम्परेचर, अगर लो टेम्परेचर हुआ, अगर लो टेम्परेचर है तो इससे क्या होगा, आपको समझना है कि अगर क्या है, अगर लो टेम्परेचर है, ठीक है, तो लो टेम्परेचर से क्या होगा, लो टेम्परेचर से क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज करता है। ठीक है, लो टेम्परेचर से क्या होता है भाई, इससे मतलब एंजाइम, ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज करता है। बात समझे, लो टेम्परेचर से क्या होता है भाई, एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या करता है, इसे डिक्रीज करता है। तो लो टेम्परेचर से क्या होता है भाई, लो टेम्परेचर से एंजाइम का एक्टिविटी डिक्रीज करता है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर से क्या होता है, एंजाइम का एक्टिविटी डिक्रीज करता है। और अब बात करेंगे हाई टेम्परेचर, अगर क्या होगा, देखो अगर हाई टेम्परेचर होगा, हम लोग ने देख लिया कि लो टेम्परेचर में क्या होता है, एंजाइम, ठीक, एंजाइम का एक्टिविटी डिक्रीज करता है। लेकिन अब बात करेंगे हाई टेम्परेचर में, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, इसको समझना आप। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है यार, तो हाई टेम्परेचर में होता है, ठीक, इसमें देखो अगर लो टेम्परेचर में क्या होता है, इसमें एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज करता है। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, इसमें डिस्ट्रॉय होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखो, इसमें डिस्ट्रॉय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इसमें जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होता है, इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। बात समझे, हाई टेम्परेचर में क्या होता है, एंजाइम का, ठीक है, एंजाइम, ठीक, एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर में एंजाइमेटिक, हाई टेम्परेचर में क्या होता है, इसमें डिस्ट्रॉय होता है क्या, एंजाइमेटिक, ठीक है, तो इसमें हाई टेम्परेचर में डिस्ट्रॉय होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कब डिस्ट्रॉय होता है, हाई टेम्परेचर में एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होता है। बात समझे कि हाई टेम्परेचर में क्या होता है, इसमें डिस्ट्रॉय होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, इसमें डिस्ट्रॉय होता है क्या भाई, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, समझो आप, हाई टेम्परेचर में क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, क्या डिस्ट्रॉय होगा, इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, इसमें डिस्ट्रॉय होता है क्या, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। मतलब इसमें जो प्रोटीन है, ठीक, इसमें प्रोटीन डीनेचर करता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन का डीनेचर हो जाता है। ठीक, इसमें क्या करता है, देखो इसमें जो प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन डीनेचर। ठीक, इसमें प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। क्लियर है आपको, तो हाई टेम्परेचर में प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। तो क्लियर आपको, तो ये था सबसे पहला फैक्टर जो इफेक्ट करता है किसको, एंजाइम की एक्टिविटी को। एक क्या था हम लोग का पहला फैक्टर जो किसको इफेक्ट करता है, एंजाइम के एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। कौन सा है, वो है टेम्परेचर और पीएच। ठीक है, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अगर ऑप्टिमम पीएच है तो एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट होगा, और ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच है तो क्या होगा, इससे एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट होगा। अगर लो टेम्परेचर है तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज करेगा, और कम टेम्परेचर है तो क्या होगा, इससे एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होगा। अगर हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर में क्या होगा, इसमें जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है डिस्ट्रॉय होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, एंजाइमेटिक, ठीक है, इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होता है, और इसमें प्रोटीन डीनेचर होता है। इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर में प्रोटीन डीनेचर करता है। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन क्या करता है, डीनेचर प्रोटीन का हो जाता है। तो ये था आपका पहला फैक्टर जो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। सो बात करते हैं, चलो अब नेक्स्ट हम लोग का फैक्टर जो है जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। ठीक है,
सो नेक्स्ट फैक्टर जो है जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, चलो सो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को देखो भाई अब कि आखिर में कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। चलो तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो है ये है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, किसका कंसंट्रेशन भाई, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है क्या, एंजाइम का एक्टिविटी। क्या डिपेंड करता है इससे, एंजाइम का एक्टिविटी से डिपेंड होता है। ठीक, इसका इफेक्ट होता है। सो देखो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक, अगर देखो अगर आपका डिफ्यूजन इंक्रीज हुआ, आपको समझना है, अगर देखो अगर क्या हो, अगर देखो आपको क्या सीख, अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, अगर क्या हुआ, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो अगर देखो क्या, अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, ठीक है, ठीक है, तो इसे देखो अगर क्या हुआ, अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा भाई, इससे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज करेगा। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज किया है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज करेगा। बात समझे, अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज किया, ठीक है, अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज किया तो एंजाइम का वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक ठीक, तो इससे क्या इंक्रीज होगा, इससे इंक्रीज होगा एंजाइम वेलोसिटी। इससे क्या इंक्रीज होगा भाई, इससे इंक्रीज होगा एंजाइम का वेलोसिटी। तो इससे क्या इंक्रीज होगा, एंजाइम का वेलोसिटी इससे इंक्रीज होगा। बात समझे आप कि देखो कि जब क्या होगा, जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, ठीक है, जब क्या होगा, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, इससे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज किया है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज करेगा और जिससे एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। जिससे क्या होगा, जिससे एंजाइम एक्टिविटी, ठीक, एंजाइम का एक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे एंजाइम का एक्टिविटी भी, ठीक, एंजाइम का मतलब जो वेलोसिटी है, एंजाइम का जो क्या है, एंजाइम का जो वेलोसिटी वो भी इंक्रीज करेगा। बात समझे, सिंपल है, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ सबस्ट्रेट का तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज करेगा और जिससे क्या इंक्रीज होगा, एंजाइम का वेलोसिटी जिससे इंक्रीज होगा। जिससे क्या इंक्रीज होगा, एंजाइम का वेलोसिटी जिससे इंक्रीज होगा। इसका हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक, इसका ग्राफ पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का। देखो तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसको समझना है आपको। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसको ध्यान से पढ़ो। आपको इसका ग्राफ देखो, ये आपका एक ग्राफ आपको, ठीक, इसमें आपको ये क्या है, आपका सबस्ट्रेट, इधर सबस्ट्रेट है और इधर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। इधर क्या है, यहाँ पर है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, अब जब क्या करोगे आप, अब जब सबस्ट्रेट इंक्रीज करोगे, ठीक है, सबस्ट्रेट इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इससे वेलोसिटी, ठीक, एंजाइम का वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा और जिससे एंजाइम का वेलोसिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, सो आप जब क्या करोगे, सबस्ट्रेट को इंक्रीज करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, जब सबस्ट्रेट को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इससे एंजाइम वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। तो सबस्ट्रेट को इंक्रीज करो, फिर क्या होगा, इसे देखो एंजाइम का वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। बात समझे, जब आप क्या किए, जब आप सबस्ट्रेट को इंक्रीज किए, ठीक, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को आप जब इंक्रीज किए तो इससे क्या हुआ, वेलोसिटी, ठीक, एंजाइम का वेलोसिटी भी इंक्रीज किया। बात समझे कि जब आप सबस्ट्रेट को इंक्रीज किए तो एंजाइम का वेलोसिटी भी इंक्रीज किया और एक लिमिट तक, ठीक, एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज करता है। एंजाइम वेलोसिटी एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज करता है, उसके बाद और इंक्रीज नहीं करता। चाहे आप कितना ही कंसंट्रेशन, ठीक, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लो, ठीक, कितना भी आप सबस्ट्रेट को कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लो, लेकिन एक लिमिट, ठीक है, उस लिमिट को बोलते हैं वी मैक्स। एक लिमिट तक ही क्या होता है, एक लिमिट तक ही सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं वी मैक्स। ठीक है, तो ये वी मैक्स क्या, समझे बात को, कि एक लिमिट तक ही क्या होता है, एक लिमिट तक ही क्या होता है भाई, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, एंजाइम वेलोसिटी का। सो देखो इसको बोलते हैं, वी मैक्स को बोलते हैं क्या, वी मैक्स को बोलते हैं मैक्सिमम, ठीक, एंजाइम वेलोसिटी। इसको बोलते हैं क्या भाई, मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी। ठीक, तो वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी।
तो मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी को बोलते हैं Vmax। बात समझ आया आपको कि Vmax क्या है? मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी, ठीक है। Vmax क्या है? मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी को बोलते हैं क्या? मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी को बोलते हैं Vmax। तो Vmax क्या है? मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी। क्लियर है आपको? तो मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी को बोलते हैं क्या? मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी को बोलते हैं Vmax। इसके बाद ठीक है, आप जितना भी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर लो, इसके बाद और कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगा। Vmax क्या है आप समझ लो? Vmax लास्ट है, लास्ट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आप कितना भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करो, कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। उसीलिए इसको बोलते हैं कि जब आप क्या करते हो, जब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, इससे एंजाइम वेलोसिटी भी इससे इंक्रीज होता है। इससे क्या होता है, एंजाइम का वेलोसिटी भी इससे इंक्रीज करता है। एंजाइम का वेलोसिटी क्या होता है, इससे इंक्रीज होता है। लेकिन Vmax ऐसा पॉइंट है, Vmax क्या ऐसा पॉइंट है जिसके बाद और, ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी। Vmax क्या है भाई? Vmax है मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी, ठीक है। Vmax को बोलते हैं कि मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी है बोल के, ठीक है। तो ये था आपका कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का ग्राफ, ठीक। आप समझो यहां पर आपको, ठीक, इसके हाफ को बोलते हैं, आप समझो क्या भाई? इसको समझना आपको Km, ठीक, आपको समझना है Km, इसको बोलते हैं Km। तो आखिर में Km क्या होता है, ठीक है। Km क्या होता है समझो? Km होता है Vmax, ठीक है, Vmax का हाफ, ठीक है। Km क्या होता है? Km Vmax का हाफ को बोलते हैं क्या? Vmax के हाफ को बोलते हैं Km। तो Km क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन का वो सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो है Vmax का क्या है? हाफ है। जो क्या है? Vmax का हाफ है, ठीक है। जो Vmax का आधा को बोलते हैं क्या? Km। तो Km क्या है? Vmax के हाफ को बोलते हैं Km, ठीक है। तो उसका कंसंट्रेशन हाफ होगा किससे? Vmax के, तो उसको बोलते हैं Km। अगर समझो, अगर एंजाइम के साथ, अगर आपको समझना है, देखो, अगर एंजाइम के साथ क्या बाइंड कर लिया, अगर एंजाइम के साथ केमिकल बाइंड कर लिया, ठीक है, तो एंजाइम के साथ क्या बाइंड कर लिया? केमिकल, कोई केमिकल है, ठीक है, वो क्या कर लिया है भाई? एंजाइम के साथ बाइंड कर लिया है, ठीक है। कोई भी केमिकल है, जो कोई भी केमिकल है, किससे बाइंड कर चुका है? कोई भी केमिकल बाइंड कर चुका है एंजाइम के साथ, ठीक है। तो एंजाइम, सॉरी, तो केमिकल के साथ, ठीक है, एंजाइम के साथ कौन बाइंड कर चुका है? एंजाइम के साथ केमिकल बाइंड कर चुका है। बात को समझो, अगर एंजाइम के साथ, ठीक, अगर एंजाइम के साथ केमिकल बाइंड कर चुका, तो इससे क्या होगा? एंजाइम का एक्टिविटी डिक्रीज होगा। इससे क्या होगा भाई? इससे एक्टिविटी, एंजाइम का एक्टिविटी डिक्रीज होगा। इससे एंजाइम का एक्टिविटी, ठीक है, इससे क्या होगा? एंजाइम का एक्टिविटी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इससे एक्टिविटी डिक्रीज होगा। बात समझे? अगर केमिकल, कोई भी केमिकल है जो किससे साथ बाइंड किया है? केमिकल बाइंड किया है एंजाइम के साथ, ठीक है, केमिकल बाइंड किया है एंजाइम के साथ, तो इससे क्या होगा? एंजाइम का एक्टिविटी, एंजाइम का एक्टिविटी डिक्रीज करेगा। इससे क्या होगा भाई? इससे एंजाइम का एक्टिविटी डिक्रीज करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहिबिशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इनहिबिशन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, जिसका नाम है इनहिबिशन, ठीक। तो इनहिबिशन क्या है, समझे बात को? इनहिबिशन का मतलब क्या है कि जब केमिकल, ठीक है, जब केमिकल एंजाइम के साथ बाइंड करता है, जब केमिकल एंजाइम के साथ बाइंड करता है, तो वो एंजाइम, केमिकल क्या करता है? केमिकल जो है एंजाइम के एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। केमिकल क्या करता है भाई? केमिकल एंजाइम के एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, और इसको बोलते हैं क्या? इनहिबिशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहिबिशन, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या इनहिबिटर, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। आखिर में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है उसको देखेंगे। क्लियर है आपको? तो अब देखेंगे हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो आपको समझना है कि आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मतलब पॉइंट है, टॉपिक भी है, चैप्टर भी बोल सकते हो आप। सो आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो देखो, अब देखेंगे क्या भाई? अब देखेंगे हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है। सो देखते हो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? देखो यार, सो कॉम्पिटिटिव, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का इसका मतलब समझो। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? ऐसा इनहिबिटर, ठीक है, ऐसा इनहिबिटर जो
क्या करता है, जो क्या कॉम्पीट करता है, ऐसा इनहिबिटर जो कॉम्पीट करता है सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, ऐसा इनहिबिटर जो क्या करता है, ऐसा इनहिबिटर जो कॉम्पीट करता है सबस्ट्रेट के साथ, किस लिए, टू बाइंड एक्टिव एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए। बात समझे कि एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए ये कम्पीट करता है किसके साथ में, सबस्ट्रेट के साथ में कम्पीट करता है, ठीक। तो आप समझे कि आखिर में कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर क्या करता, इसमें क्या होता है, देखो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर, इसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर कम्पीट करते हैं, ठीक। इसमें क्या करते हैं, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर कम्पीट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर, ठीक है, इसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर आपस में कम्पीट करते हैं, ठीक है, किस लिए करते हैं, टू बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए, ठीक है, टू बाइंड द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए दोनों कम्पीट करते हैं, ठीक। बात समझे आप कि एंजाइम के एक्टिव साइट में, ठीक, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए दोनों क्या करते हैं, दोनों कम्पीट करते हैं। बात समझे आप कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर आपस में क्या करता है, कम्पीट करता है, किस लिए, कि एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करने के लिए, ठीक, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करने के लिए। क्योंकि देखो, क्योंकि क्या होता है, आपको समझना है कि एंजाइम कि सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर ये दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, ठीक है, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, आप समझो बात को कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर क्या होते हैं, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर सेम होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, क्लियर है आपको। तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, ठीक है। तो अगर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर सिमिलर है, ठीक है, अगर सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर का स्ट्रक्चर सिमिलर है तो दोनों आपस में क्या करता है, कम्पीट करते हैं बाइंड करने के लिए एक्टिव साइट एंजाइम का, ठीक है। तो एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करने के लिए दोनों क्या करता है, कम्पीट करते हैं, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है। इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। आप समझो आप, ये आपका था, ये क्या था आपका, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है, देखो कि जब, ठीक है, आपके चटे में इसका एग्जांपल दिया है कि एक होता है सक्सिनेट, ठीक है, और एक है मेलोनेट। एक क्या है, मेलोनेट। सक्सिनेट क्या है, आपके चटे में गिवन है कि सक्सिनेट है सबस्ट्रेट। एक क्या है भाई, सक्सिनेट है सबस्ट्रेट, एस फॉर सबस्ट्रेट, ठीक है, और मेलोनेट है इनहिबिटर, ये है इनहिबिटर, ठीक, एस फॉर सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। तो सक्सिनेट एंड मेलोनेट, ठीक है, सक्सिनेट एस फॉर सक्सिनेट मतलब एस फॉर सबस्ट्रेट है, सक्सिनेट क्या है, सबस्ट्रेट है, और मेलोनेट क्या है, मेलोनेट है इनहिबिटर। मेलोनेट क्या है भाई, मेलोनेट को बोलते हैं इनहिबिटर। अब समझो क्या होगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों मतलब कंपीट करेंगे किस लिए, ठीक है, दोनों बाइंड करना चाहते हैं किसमें, दोनों बाइंड करना चाहते हैं जो आपको, ठीक है, जो सक्सिनेट है और जो मेलोनेट है, दोनों बाइंड करना चाहते हैं किसमें, एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। एंजाइम का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। बात समझे कि एक एंजाइम है, एक ई फॉर एंजाइम, एक क्या है, ई फॉर एंजाइम। तो समझो कि सक्सिनेट और मेलोनेट, ठीक है, सक्सिनेट है सबस्ट्रेट और मेलोनेट है इनहिबिटर। सक्सिनेट है सबस्ट्रेट और मेलोनेट क्या है, मेलोनेट है इनहिबिटर। तो दोनों आपस में क्या करते हैं, दोनों आपस में कंपीट करते हैं। किस लिए कंपीट करते हैं, बाइंड करने के लिए, किसके साथ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम है, ठीक, एक एंजाइम है जिसके साथ बाइंड करने के लिए सक्सिनेट और मेलोनेट आपस में कंपीट करते हैं। बात समझे कि सक्सिनेट एंड मेलोनेट आपस में कंपीट करते हैं कि वो बाइंड कर सकें किससे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस से, ठीक है, सक्सिनेट
डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जिससे वो बाइंड कर सके, और क्या फॉर्म होगा इससे प्रोडक्ट, इससे प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं फ्यूमरेट। ठीक है, इससे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं फ्यूमरेट। फ्यूमरेट क्या है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, फ्यूमरेट क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो ये था इसके कहानी की सक्सीनेट और मेलोनेट आपस में कंपीट करते हैं कि वो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है उसके साथ बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो उसके साथ बाइंड करने के लिए दोनों कंपीट करते हैं। क्लियर है आपको? और फाइनली इसका क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा समझो उसका। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, फ्यूमरेट होगा, इसका प्रोडक्ट होगा फ्यूमरेट। ठीक, ये था आपका मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। बात समझे, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो इसको आप नोट कर सकते हो, फिर देखेंगे हम लोग अब नेक्स्ट। सो आप देखेंगे नेक्स्ट। तो हम लोग ने अभी तक मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है, कंप्लीट किया है हम लोग। देखो तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, तो उसको आप अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। एक क्या होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं, जिसको नोट कर लो आप, नॉन कॉम्पिटिटर। ठीक, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। एक क्या होता है भाई, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है समझो इसको। एक होता है जिसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो आखिर में नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब है कि क्या करता है। ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है समझो बात को, ये स्टॉप करता है, ये रिएक्शन को क्या करता है, ये रिएक्शन को स्टॉप करता है। ठीक, स्टॉप द रिएक्शन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ये रिएक्शन को, ठीक है, रिएक्शन को बंद कर देता है, रोक देता है। ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर स्टॉप द रिएक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग एंजाइम। ये क्या करता है, एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, बाय डिस्ट्रॉइंग एंजाइम। तो क्या करता है, ये एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या करता है, एंजाइम को बाय डिस्ट्रॉइंग एंजाइम। ठीक है, एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब क्या समझे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब होता है कि रिएक्शन को रोक देता है एंजाइम को डिस्ट्रॉय करके। ठीक है, एंजाइम को डिस्ट्रॉय करके क्या करता है, एंजाइम को डिस्ट्रॉय करके रिएक्शन को रोक देता है। इसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, तो ये आपका था नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग, जो है हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। सो देखो, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन किसका, एंजाइम का। एंजाइम भी, ठीक है, एंजाइम भी क्लासेस में डिवाइड है। ठीक, एंजाइम भी 6 क्लासेस में आपको डिवाइडेड है। तो एंजाइम में 6 क्लासेस में डिफरेंट क्लासीफाई हुए हैं, उसको पढ़ेंगे। कौन कौन से क्लास है उसको देखेंगे। ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 तक है। सो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, ठीक, अब खत्म होने वाला है आपका एंजाइम, तो आप पेशेंस रखो थोड़ा सा, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब है हम लोग का नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम का आप क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। तो एंजाइम का क्या करेंगे, अब एंजाइम का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे एंजाइम का क्लासिफिकेशन। सो देखो, अब तो एंजाइम का क्लासिफिकेशन टोटल मैं आपको समझा चुका हूँ, अभी बताया हूँ, मतलब कि टोटल 6 क्लासेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें क्लास फर्स्ट। तो पहला क्लास को बोलते हैं क्या, वो सबसे पहला क्लास। ठीक, देखो सबसे पहला क्लास को बोलते हैं, सबसे पहला फर्स्ट क्लास को बोलते हैं क्या, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का फर्स्ट जो क्लास होता है, ठीक है, एंजाइम के फर्स्ट क्लास को बोलते हैं जिसका नाम क्या है, ऑक्सी रिडक्टेज। ठीक, जिसको बोलते हैं ऑक्सी, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो एंजाइम के फर्स्ट क्लास को बोलते हैं क्या, ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या बोलते हैं भाई इसको,
ऑक्सीडो रिडक्टेस, या इसको बोल सकते हो आप डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो एंजाइम के फर्स्ट क्लास को बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेस, या इसको बोल सकते हो आप डिहाइड्रोजिनेस। क्लियर है बात आपको? तो एंजाइम के फर्स्ट क्लास को बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेस, इसको बोलते हो आप बोल सकते हो डिहाइड्रोजिनेस। ये क्या है आपका एंजाइम का फर्स्ट क्लास है। वैसे ही बात करें एंजाइम का सेकंड क्लास, तो एंजाइम के सेकंड क्लास को क्या बोलते हैं? एंजाइम के सेकंड क्लास को बोलते हैं ट्रांसफरेज। ठीक है, इसके सेकंड क्लास को बोलते हैं ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज। तो एंजाइम के फर्स्ट क्लास को बोलते हैं ऑक्सीडक्टेस, सेकंड क्लास को बोलते हैं ट्रांसफरेज। क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलते हैं ट्रांसफरेज। ठीक है, अब बात करेंगे एंजाइम के थर्ड क्लास। अब क्या पढ़ेंगे? देखो एंजाइम का थर्ड क्लास जिसको बोलते हैं हाइड्रोलेज, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोलेज। तो एंजाइम के थर्ड क्लास को बोलते हैं हाइड्रोलेज। ठीक, तो एंजाइम के थर्ड क्लास को बोलते हैं हाइड्रोलेज। क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोलेज। फिर फोर्थ क्लास को बोलते हैं लाइसेज। फोर्थ क्लास को बोलते हैं लाइसेज, और फिफ्थ क्लास को बोलते हैं क्या? आइसोमरेज। फोर्थ क्लास को बोलते हैं लाइसेज और बोलते हैं फिफ्थ क्लास को क्या? फिफ्थ क्लास को बोलते हैं आइसोमरेज। ठीक, तो फिफ्थ क्लास को बोलते हैं आइसोमरेज। तो इसके फिफ्थ क्लास को बोलते हैं आइसोमरेज, और सिक्स्थ क्लास को बोलते हैं क्या? लाइगेज। तो ये आपका एंजाइम का टोटल 6 क्लास होता है। ठीक, एंजाइम के क्या होता है? टोटल आपके एंजाइम के 6 क्लास है। कौन कौन से? देखो इसको, सबसे पहले क्लास को बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेस, या इसको बोल सकते हो आप डिहाइड्रोजिनेस। सेकेंड क्लास को बोलते हैं ट्रांसफरेज, थर्ड क्लास को बोलते हैं हाइड्रोलेज, और फोर्थ क्लास को बोलते हैं लाइएज। फिफ्थ क्लास का नाम क्या है? आइसोमरेज। सिक्स क्लास का नाम है लाइगेज। टोटल आपके एंजाइम के क्या होते हैं? 6 क्लासेस होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम के टोटल आपको मतलब 6 क्लासेस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं भाई? एंजाइम के आपको टोटल 6 क्लासेस पढ़ने हैं। ठीक है, सो देखो सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडिडेस। तो नाम से आपको समझ होगा मतलब इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन और इसमें रिडक्शन। इसमें क्या होगा भाई? इसमें आपको इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें क्या होगा भाई? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीडिडेस में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बात समझे आप? किसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑकर। तो इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसमें ऑकर होंगे। किसमें? ऑक्सीडिडेस में। किसमें होगा भाई? ये होगा ऑक्सीडिडेस में। आपके स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया है, इसको मैं समझा रहा हूँ कैसे ऑक्सीडेशन और कैसे रिडक्शन होता है, इसको समझो आप। ठीक है, तो कैसे इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है इसको आप समझो कि कैसे इसका होता है। एक होता है एस रिड्यूस। एक क्या होता है? एस रिड्यूस। ठीक है, एक होता है एस रिड्यूस्ड, और साथ ही आपके इंसर्टिंग दिया है एस डेस रिड्यूस, एस डेस ऑक्सीडाइज्ड। एक होता है जिसको बोलते हैं देखो एस रिड्यूस्ड। ठीक, एस रिड्यूस्ड, और दूसरा होता है एस डेस ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, एक होता है जिसको बोलते हैं एस रिड्यूस्ड, और दूसरा होता है एस डेस ऑक्सीडाइज्ड। दूसरा क्या होता है भाई? एस डेस ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और इससे क्या फॉर्म होता है? देखो इससे क्या फॉर्म होता है? इससे फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं, समझो बात को आप, इससे फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं, जिसका नाम क्या है? एस ऑक्सीडाइज्ड। इससे क्या देखो, इससे क्या फॉर्म होगा? ध्यान से आप देखो। ठीक, इससे फॉर्म होता है एस ऑक्सीडाइज्ड, और साथ ही क्या बनता है इससे? एस डेस रिड्यूस। तो कैसे इसका ऑक्सीडेशन, ठीक, कैसे इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ? आप बात को समझे कि कैसे इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ। एस रिड्यूस से क्या बना? एस रिड्यूस से एस ऑक्सीडाइज हो गया, और एस डेस ऑक्सीडाइज से, ठीक है, एस डेस ऑक्सीडाइज से कैसे एस डेस रिड्यूस हो गया? कैसे एस डेस, ठीक है, कैसे एस डेस ऑक्सीडाइज से क्या बन गया भाई? एस डेस ऑक्सीडाइज से बन गया फाइनली एस डेस रिड्यूस्ड। बात समझे? इसको बोलते हैं सबसे पहले ऑक्सीडिडेस, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेस, या बोलते हैं इसको ऑक्सी डिहाइड्रोजिनेस। अब बात करेंगे सेकंड। देखो सेकंड क्या है? ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज में क्या होगा? इसमें ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। इसमें क्या होगा भाई? ग्रुप का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, इसमें क्या होगा? ग्रुप का ट्रांसफर होगा बिटवीन टू सबस्ट्रेट। तो इसमें क्या होगा? देखो ट्रांसफरेज में क्या होगा? इसमें ग्रुप का ट्रांसफर होगा। ठीक, इसमें क्या होगा? ट्रांसफरेज में ग्रुप का ट्रांसफर होगा। ठीक है,
तो ट्रांसफरेस में क्या होगा भाई, ट्रांसफरेस में पढ़ना है आपको, ट्रांसफरेस में क्या होगा, इसमें ग्रुप का ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफरेस में क्या होगा, ग्रुप का ट्रांसफर होगा बिटवीन टू सबस्ट्रेट, दो सबस्ट्रेट के बीच में क्या होगा, इसमें दो सबस्ट्रेट के बीच में ग्रुप का ट्रांसफर होगा, इसी को बोलते हैं ट्रांसफरेस। क्लियर। तो ट्रांसफरेस का मतलब है इसमें ग्रुप का ट्रांसपोर्ट होगा, किसमें, टू सबस्ट्रेट के बीच में ग्रुप का ट्रांसफर होगा। जैसे कि समझो Sg प्लस एस, आपके स्टार्टिंग में इसका भी एग्जांपल है कि Sg दिया है प्लस Si, तो ये क्या फॉर्म होगा, देखो इसमें ग्रुप का ट्रांसफर होगा बिटवीन टू सबस्ट्रेट, दो सबस्ट्रेट के बीच में क्या होगा, दो सबस्ट्रेट के बीच में इसमें ग्रुप का ट्रांसफर होगा। कैसे होगा, देखो Sg प्लस एडिस, तो क्या बनेगा, इससे फॉर्म होगा, देखो इससे फाइनली क्या बन जाएगा, आपको समझना है, ठीक। इससे देखो, इससे क्या बन जाएगा, जो आपका है, ठीक, जो एस डैश है फाइनली क्या बन जाएगा आपको, देखो तो इससे बन जाता है आपका S प्लस एच डैश और साथ ही क्या बन जाता है आपका G। बात समझे। तो कैसे इसमें ग्रुप का ट्रांसफर हुआ, आप समझे बात को, कैसे इसमें ग्रुप का ट्रांसफर हुआ कि S है प्लस में एच डैश और G बन गया साथ में, ठीक है। तो ये था आपका ट्रांसफरेस, इसको बोलते हैं ट्रांसफरेस। अब बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेक डाउन कर देगा। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा बॉन्ड को। क्लियर है आपको। तो क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस को समझना है, ठीक। ये क्या करता है, ये एक हाइड्रोलाइज करता है, ठीक। तो ये क्या करता है भाई, हाइड्रोलाइज करता है सबस्ट्रेट का। ये क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है किसका, सबस्ट्रेट का। तो ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट का हाइड्रोलिसिस करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सबस्ट्रेट का हाइड्रोलिसिस करता है। तो हाइड्रोलाइज, ठीक, हाइड्रोलाइज क्या करता है, हाइड्रोलिसिस क्या करता है, सबस्ट्रेट का क्या होता है, इसमें सबस्ट्रेट का हाइड्रोलिसिस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सबस्ट्रेट का हाइड्रोलिसिस होता है। बात क्लियर है आपको, किसमें क्या होता है भाई, इसमें सबस्ट्रेट का हाइड्रोलिसिस होता है। इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट का इसमें हाइड्रोलिसिस होता है। तो ठीक है, हाइड्रोलाइज क्या होता है, क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है किसका, ये हाइड्रोलिसिस करता है सबस्ट्रेट का। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है ईथर, ठीक है, या फिर एस्टर। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल ईथर या एस्टर का या पेप्टाइड का एग्जांपल दिया है, ठीक। बहुत सारे आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है। इस लेक्चर के बाद आप ध्यान सुनो, इस लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी का बुक को खोलना, ठीक, क्लास 11 का बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है उसको खोलना, ठीक है, और एंजाइम का टॉपिक में जाना। लास्ट में आपको मिलेगा, लास्ट में मिलेगा, ठीक है, 2-3 पेज है लास्ट में एंजाइम का टॉपिक। इसको अच्छे से आप गो थ्रू अच्छे से पढ़ना। जो मैं आपको समझाया हूँ, जो आपको इस लेक्चर में समझाया हूँ, अच्छे से बताया हूँ, ठीक है। हर चीज़ डिट्टो जिसको बोल सकते हो आपके एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। उसको अच्छे से हाईलाइटर बोलते हैं, ठीक है, हाईलाइटर से उसको अच्छे से मार्क कर देना। आपको हमेशा के लिए कोलेन हमेशा के लिए आपको याद रहे, काम आएगा, ठीक है। उसको हाईलाइटर से मतलब अभी देखो, अभी मैं आपको मतलब लेक्चर सुनो अभी, तो अभी जाके आप करोगे तो आपको याद रहेगा। लेकिन आप इसको इसी को मतलब कल या परसों करोगे तो आप भूल जाओगे आप क्या पढ़े थे, ठीक है। हमको तो दोपहर का सब्जी क्या खाते हैं पता रहता है, याद नहीं रहता। तो कल का लेक्चर था, उसको कैसे याद करोगे, बात समझे। तो इसीलिए मतलब इसको आप लेक्चर के बाद एनसीईआरटी बुक खोलो, रीड करो एंजाइम के टॉपिक को अच्छे से, हर चीज़ को हाईलाइटेड से अंडरलाइन कर दो। क्योंकि मैं पूरा चीज़ जो आपको आप समझा रहा हूँ, मैं हर चीज़ आपके एनसीईआरटी में है, एस डिट्टो है, ठीक है। सो अब देखो, अब पढ़ेंगे हम लोग लाइएस। लाइएस क्या करता है, देखो आपको समझना है कि जो लाइएस है, ठीक है, लाइएस का मेन फंक्शन क्या है। लाइएस क्या करता है भाई, लाइएस करता है रिमूवल ऑफ, ये क्या करता है देखो, रिमूवल ऑफ ग्रुप। ये क्या करता है, ग्रुप को रिमूव करता है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ग्रुप, ठीक है, ये क्या करता है लाइएस। लाइएस का मेन फंक्शन है, क्या करता है, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट, ठीक, किससे करता है, सबस्ट्रेट से, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट, तो ग्रुप को मतलब देखो, ये ग्रुप को रिमूव कर देता है किससे, सबस्ट्रेट से, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ग्रुप कहाँ से, ग्रुप से, ठीक है, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, विदाउट, बिना बॉन्ड को ब्रेक किए हुए, ठीक है, बिना बॉन्ड को ब्रेक किए हुए ये क्या करता है, ग्रुप को रिमूव कर देता है। इसी को बोलते हैं लाइएस। क्या बोलते हैं भाई इसको, लाइएस, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, लाइएस, जो बिना बॉन्ड को ब्रेक किए हुए, ठीक है, जो क्या करता है, बिना बॉन्ड को ब्रेक किए हुए ग्रुप को रिमूव कर देता है। इसी को बोलते हैं क्या, बिना बॉन्ड को ब्रेक किए हुए ग्रुप को रिमूव कर देता है, इसी को बोलते हैं लाइएस। क्या बोलते हैं इसको भाई, लाइएस, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो नेक्स्ट जो है आइसोमरेज। तो आइसोमरेज का फंक्शन क्या करता है, हाइड्रोलिसिस, क्या करता है,
ये नॉन हाइड्रोलिटिक, ठीक, ये क्या करता है, देखो नॉन हाइड्रोलिटिक बिना पानी के क्या करता है, रिमूव करता है ग्रुप को, ठीक है, नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूव ग्रुप, तो ये बिना पानी के, बिना वाटर के रिमूव कर देता है ग्रुप को, ठीक, आइसोमरेज, तो नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल ऑफ ग्रुप, ये नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूव करता है ग्रुप को, ठीक है, तो नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल ऑफ ग्रुप, इससे क्या होता है भाई, आइसोमरेज क्या करता है, नॉन हाइड्रोलिटिक मतलब बिना वाटर के नीड से रिमूव करता है ग्रुप को, ठीक है, बिना वाटर के नीड से क्या करता है, ग्रुप को रिमूव करता है, इसी को बोलते हैं आइसोमरेज, क्या बोलते हैं इसको, आइसोमरेज। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है लाइगेज। लाइगेज आपको पता होगा दो कंपाउंड को आपस में लिंक करता है, लाइगेज का मेन फंक्शन है लिंकिंग ऑफ कंपाउंड, इसका मेन फंक्शन क्या है, लिंकिंग ऑफ कंपाउंड, ठीक है, एक कंपाउंड को जोड़ता है, लाइगेज को आपने डीएनए पॉलीमरेज, रेप्लिकेशन, हर चीज में पढ़ोगे आपको, ठीक है, तो लाइगेज क्या करता है, लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड, दो कंपाउंड को जोड़ देता है, ठीक है, तो लाइगेज क्या करता है, बट ठीक है, लाइगेज क्या करता है, लाइगेज टू कंपाउंड को जोड़ देता है, ठीक है, तो लाइगेज क्या करता है, टू कंपाउंड को जोड़ता है, जैसे कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ देगा, ठीक है, कार्बन के साथ सल्फर जोड़ देगा, ठीक है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन जोड़ देगा, मतलब ये क्या करता है, लाइगेज जोड़ने काम करता है, लाइगेज जो है ये जोड़ने काम करता है। तो हम लोग ने इस सब एंजाइम्स, ठीक है, टोटल एंजाइम के हम लोग 6 क्लास पढ़े, टोटल कितने क्लास पढ़े एंजाइम के, टोटल एंजाइम के हम लोग ने 6 क्लास पढ़े। सबसे पहले ऑक्सीडेक्टेस, ट्रांसफरेस, हाइड्रोलाइसिस, लाइएस, आइसोमरेस और लाइगेज, तो हम लोग ने 6 क्लास पढ़े किसके, एंजाइम के। तो ये था आपका सबसे पहला क्लासिफिकेशन एंजाइम का, तो कंप्लीट हो आपका इस टॉपिक क्लासिफिकेशन एंजाइम का, ठीक है। तो हम लोग ने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन किसका, एंजाइम का। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो है कोफैक्टर। नेक्स्ट क्या है भाई, देखो कोफैक्टर। कोफैक्टर आपका एंजाइम का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो पेशेंस, आप अगर अभी तक लेक्चर को देख रहे होंगे तो आपके अंदर बहुत ही पेशेंस है, तो आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो चुका होगा, ठीक है, इसीलिए मतलब आप ध्यान से इसको देखते रहो। सो अब लास्ट टॉपिक है आपका, टेंशन मतलब फिर कंप्लीट लेक्चर, जिसको बोलते हैं कोफैक्टर। आखिर में कोफैक्टर होता क्या है, ठीक है, कोफैक्टर होता है नॉन प्रोटीन कंटेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होता है भाई, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, तो नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं कोफैक्टर। बात समझे कि नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं क्या, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं कोफैक्टर, और प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं क्या, प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं अपो एंजाइम, ठीक है, प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं अपो एंजाइम, इसके लिए नाम है, प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं अपो एंजाइम, अपो, इसको अपो एंजाइम, ठीक। तो नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं कोफैक्टर, ठीक है, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं कोफैक्टर, और प्रोटीन फैक्टर, ठीक, प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं अपो एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको, अपो एंजाइम। इसके जो कोफैक्टर है 3 टाइप्स के होते हैं यार, कोफैक्टर 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है प्रोटोस्टिक ग्रुप, एक होता है जिसका नाम क्या, एक को बोलते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप, ठीक, एक को बोलते हैं जिसका नाम है प्रोस्टेटिक ग्रुप, ठीक है, एक का नाम क्या है, प्रोस्टेटिक ग्रुप, दूसरे को बोलते हैं कोएंजाइम, और थर्ड होता है जिसको बोलते हैं मेटल आयन। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, एक होता है प्रोस्टेटिक ग्रुप, ठीक है, दूसरा होता है कोएंजाइम, और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं क्या, थर्ड को बोलते हैं मेटल आयन, ठीक है, थर्ड को बोलता है जिसका नाम क्या है, मेटल आयन। तो देखो नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं कोफैक्टर, एक होता है इनमें से प्रोटेस्टिक ग्रुप, ठीक है, दूसरा कोएंजाइम, थर्ड होता है इसमें मेटल आयन। इसमें देखो प्रोटेस्टिक ग्रुप क्या होता है, ये होता है इनऑर्गेनिक, मतलब ये ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक होता है मेटल आयन, ठीक, इनऑर्गेनिक कौन होता है भाई,
इनऑर्गेनिक होता है मेटल आयन, ये क्या होता है इनऑर्गेनिक, मेटल आयन होता है इनऑर्गेनिक, ठीक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और कोएंजाइम होता है ऑर्गेनिक, ठीक है। और पोटेस्टिक ग्रुप में क्या, ये भी होता है ऑर्गेनिक, ये भी कैसा होता है, ये भी होता है ऑर्गेनिक, ठीक है। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप भी होता है ऑर्गेनिक, ठीक है, ये भी होता है ऑर्गेनिक। तो प्रोटेस्टिक ग्रुप में देखो ये क्या करता है, ये टाइटली बॉन्ड करता है अपोएंजाइम से, ठीक है। तो टाइटली बॉन्ड टू अपोएंजाइम, ये क्या करता है भाई, ये टाइटली बॉन्ड करता है किससे, अपोएंजाइम से टाइटली बॉन्ड करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखो पोटेस्टिक ग्रुप क्या करता है, टाइटली बॉन्ड करता है, टाइटली, ठीक है, टाइटली बॉन्ड करता है किससे, अपोएंजाइम से। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या करता है, देखो प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या करता है, ये टाइटली बॉन्ड करता है किससे, अपोएंजाइम से। फिर बात करेंगे कोएंजाइम, ये लूजली, ठीक है, ये लूजली बॉन्डेड होता है, कैसा होता है, ये लूजली बॉन्डेड होता है, ठीक है। तो कोएंजाइम कैसा होता है, ये लूजली बॉन्डेड होता है किससे, अपोएंजाइम से, ठीक है। तो कोएंजाइम लूजली बॉन्ड करता है अपोएंजाइम से, कोएंजाइम क्या करता है, ये लूजली बॉन्ड करता है अपोएंजाइम से, ठीक है। मेटल आयन में पढ़ेंगे अभी। तो ये समझे आप, प्रोस्टेटिक ग्रुप में ऑर्गेनिक होता है और ये टाइटली बॉन्ड करता है किससे, ये टाइटली बॉन्ड करता है अपोएंजाइम से, ठीक है। और कोएंजाइम में एग्जांपल आपका है ऑर्गेनिक, और ये लूजली, ये क्या करता है, लूजली बॉन्ड करता है किससे, अपोएंजाइम से, ठीक। इसका एग्जांपल क्या है, देखो प्रोस्टेटिक ग्रुप का एग्जांपल है हिम ग्रुप, इसको बोलते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, हिम ग्रुप, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है हिम ग्रुप, इसका एग्जांपल है हिम ग्रुप ऑन बायोटीन। तो इसका दो एग्जांपल है किसके, हिम ग्रुप के। पहला एग्जांपल को बोलते हैं, देखो प्रोस्टेटिक ग्रुप का एग्जांपल है पहला हिम ग्रुप, और सेकंड एग्जांपल है इसका बायोटीन, ठीक है। पहला एग्जांपल है इसका हिम ग्रुप, दूसरा एग्जांपल है इसका जिसको बोलते हैं बायोटीन। पहला एग्जांपल है हिम ग्रुप, दूसरा है बायोटीन। फिर बात करेंगे कोएंजाइम का, ठीक, इसका देखो इसका एग्जांपल क्या है, NAD प्लस, ठीक, NAD प्लस, और इसका है NADPH, NADP, ठीक है। तो इसका दो एग्जांपल है किसके भी, कोएंजाइम का NAD और NADP, NAD और NADP इसका एग्जांपल है, ठीक है। एक इसका एग्जांपल है कोएंजाइम का। तो आपको कोफैक्टर क्या समझ गए, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं कोफैक्टर। इसमें 3 टाइप्स होते हैं कोफैक्टर, प्रोस्टेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, और एक और होता है जिसको बोलते हैं मेटल आयन, ठीक है। और इसका एग्जांपल देखो इसमें क्या आएगा भाई, कार्बोनिक एनहाइड्रेस आएगा, इसमें क्या आएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और इसमें आएगा अल्कोहलिक हाइड्रोजिनेस, ठीक है, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस, ठीक। इसमें क्या आएगा भाई, इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इसमें क्या आएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और इसमें क्या आता है, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और इसमें आता है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस, ठीक। ये दोनों में क्या यूज होता है, ये दोनों में यूज होता है जिसको बोलते हैं क्या, इस दोनों में यूज होता है जिसको बोलते हैं जिंक, ठीक। इसमें क्या होता है यूज, कार्बोनिक एनहाइड्रेस और अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस में इसमें जिंक का यूज होता है, ठीक। जिंक क्या है, एक मेटल आयन है, जिंक क्या है, जिंक एक मेटल आयन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिंक का इसमें यूज होता है, ठीक है। जिंक एक मेटल आयन है जो इसमें यूज होता है। एक है हेक्सोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस में क्या यूज होता है, इसमें यूज होता है मेटल आयन जिसका नाम है मैग्नीशियम Mg, ठीक है। तो मेटल आयन में क्या होता है, मेटल आयन में, ठीक है, मैग्नीशियम यूज होता है किसमें, हेक्सोकाइनेस में। जो हेक्सोकाइनेस में कौन यूज होता है, इसमें मैग्नीशियम मेटल आयन इसमें यूज होता है। क्लियर है आपको, तो ये था आपका कोफैक्टर, ठीक। ये क्या था आपका कोफैक्टर। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया कोफैक्टर को, लास्ट टॉपिक है आपको, ठीक है। कोफैक्टर टाइप के, पोटेस्टिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन, ठीक है। सब एग्जांपल सब किसका आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो हम लोग ने इस लेक्चर में प्रॉपर अच्छे से पढ़ा है एंजाइम को, हर चीज को प्रॉपर, एंजाइम क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर एंजाइम को इफेक्ट करते हैं, एंजाइम एक्शन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो मतलब हर चीज को प्रॉपर डिस्कस किए हैं। कोई सा भी टॉपिक आपके जो एनसीईआरटी में नहीं होगा, एनसीईआरटी में होगा, वो नहीं छूटा है, ठीक है। हर चीज जो आपके एनसीईआरटी में है वो हर चीज को मैं प्रॉपर कवर किया, 1 बाय 1 हर सीक्वेंस में के साथ पढ़े हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपका आज का लेक्चर था, ठीक है, एंजाइम, ठीक है, आज का लेक्चर जो क्या था हम लोग का एंजाइम, ये हो गया कंप्लीट। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।